है। हर वक्त हमेशा हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखने को मिलता है। मुझे ये जो प्रेरणा मिली है वो सब मेरे गुरुओं को नमन करके आज का मैं व्याख्यान शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिकली हम अगर देखते हैं कि हमें आयुर्वेद जो है वो कुछ सीमा में सीमित किया गया था। मतलब 10 बाय 10 की ओपीडी करना है और जो भी मैक्स टू मैक्स 50 पेशेंट देखना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। आज भी बड़े बड़े वैद्यों को मैं देखता हूँ, वो 10 बाय 10 के जगह पे ही प्रैक्टिस करते हैं, 50 50 पेशेंट देखते हैं और उसके बाद उनके लिए आयुर्वेद खत्म होता है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि आज अगर हम जानते हैं, आज अगर हम समझते हैं, तो आपको मुझे एक चीज बतानी है कि अगर आप नहीं करेंगे तो ऑलरेडी अपोलो जैसा हॉस्पिटल जिसकी आयुर्वेद की बड़ी विंग है, वो अभी उनका 185 बेड का उनका एक्सपांशन वो अराउंड 2000 बेड्स में करने वाले हैं अप टू 2027 तक। उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 500 करोड़ का बिजनेस। आज भी आप सबको पता होगा, जीना सीखो जैसी हॉस्पिटल चेन है जो 40 के ऊपर उनके हॉस्पिटल्स है और 120 के ऊपर उनके क्लिनिक है। वो जो कंपनी है वो ऑलरेडी आईपीओ में रजिस्टर्ड है और वो अराउंड 2000 करोड़ का बिजनेस आज वो कर रही है। उसी के साथ माधव बाग जैसी हॉस्पिटल या उनकी क्लिनिक की चेन है, वो भी आईपीओ लिस्टेड कंपनी है। वो आयुर्वेद को लेके आज मतलब कुछ, मैं आर्थिक की बात कर रहा हूं, सबको ऐसे लग रहा होगा कि ये सर आर्थिक की क्यों बात कर रहे थे। हमारे गुरुवर्य जो है वो हमेशा बताते हैं, सर्वद्रव्यम कांचनम आश्रितम, मतलब सब जो चीजें हैं वो सुवर्ण से ही आश्रित होती है या पैसों से ही आश्रित होती है। हमारे चार जो पुरुषार्थ बताए हुए हैं उसमें एक चीज को, अर्थ को भी लिया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजों को लिया गया है। आज मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप आपके बच्चों को इस आयुर्वेदिक फैटर्निटी में लेके आएंगे। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर हैं, वो उनके बच्चों को एक तो एमबीबीएस डॉक्टर बनाते हैं या दूसरी फील्ड में डाल देते हैं, लेकिन नोबडी की इच्छा होती है कि उनको आयुर्वेद में ही लाया जाए। बहुत गिन चुने लोग हैं जो सेकंड जनरेशन में आयुर्वेद में लेके आए हैं। इसकी वजह है कि आयुर्वेद से द्रव्य नहीं मिलता है, आयुर्वेद से अर्थ अच्छी तरह से नहीं समझाया जाता। पुराने वक्त अप टू 2016 ये चीज भी उतनी ही बराबर थी कि हमें हर चीज नहीं मिलती थी। हमें इंश्योरेंस नहीं मिलता था, हमें रिसर्च कहाँ पे होते थे ये पता नहीं होता था, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। ये सब कॉलेज या इससे हम बहुत दूर थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हमें नहीं मिलती थी। आज मुझे बताने में आपको खुशी है कि हर चीज में हम सब लोग काम कर पाए पाए हैं। मैं जब 2008 में रूबी हॉल में जब काम करता था, तो मैंने वहां पे देखा वो अराउंड उस समय वो 200 बेड का हॉस्पिटल था, आज वो अराउंड 800 बेड का हॉस्पिटल हुआ है। तब मैं देखता था कि ये हॉस्पिटल चलते कैसे है, इसका जो आर्थिक जो है वो कैसे चलता है। तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे एक प्राइवेट पेशेंट्स आते हैं, एडमिट होते हैं, खुद का बिल खुद भर देते हैं। दूसरे तरीके के पेशेंट्स आते हैं जो इंश्योरेंस लेके आते हैं, फिर जिसको सर्दी खांसी है वो भी एडमिट हो जाता है, उसका भी 20,000 30,000 बिल हो जाता है। तीसरा कैटेगरी मैंने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, छोटे मोटे बीमारी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पेशेंट्स आते हैं, मतलब उसका भी काफी बड़ा बड़ा फंडिंग या उनके बीमारी का जो भी खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मिलता है। ईसीएचएस मतलब जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है मिलिट्री से या अपनी सेना से, वो भी एडमिट हो जाते हैं, उनको भी रिम्बर्समेंट मिलता है, उनको भी कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे बड़े बड़े रिसर्च चलते थे, वो भी मैंने देखा कि मतलब 40 लाख 50 लाख ऐसे अमाउंट वो रिसर्च को आती थी। तो ये देख के और वहां की सिस्टम्स देखी कि लोग किस तरीके से लोगों को मतलब
आयुर्वेद वाले भी लूज मोशन के पेशेंट्स को ठीक कराते हैं, वोमिटिंग को पेशेंट्स को ठीक कराते हैं, लेकिन वो कहीं पे क्लेम नहीं करते थे, वो कहीं पे उनको एडमिट नहीं करते थे, वो कहीं पे उनको उनका बिल मतलब 100 में होता था, कभी उनका बिल हजारों में नहीं होता था। तो ये मैंने देखा कि अगर ये आयुर्वेदा में आया तो ये सब आयुर्वेदा की सिस्टम जो है वो भी बड़ी हो सकती है। तो इसलिए 2010 से जैसी ओपीडी डाली उसी लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। और आज जो है कि इसमें हर मुकाम पे मैंने निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल को लेके गया। आज सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस, ईसीएचएस, उसी के साथ साथ रिसर्च, ऑल इंश्योरेंस कंपनी, ये आज निर्विकार आयुर्वेद में इम्पैनल है, और उसके वजह से आज आयुर्वेद काफी हद तक बड़ा हो रहा है, बड़ा हो पा रहा है। यही सब चीजें आपको भी करना है और आपको भी यही सब चीजें पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। जब मैंने 2010 में मेरी प्रैक्टिस शुरू की थी तो 4.5 लाख का लोन लेके मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की है। जो मैंने एमडी की तो 2.5 लाख मुझे फी थी 3 साल की मिलके, वो भी मैंने लोन निकाल के ही खुद जॉब करके ये लोन मैंने फेड़ा था। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास पैसा नहीं, पैसा चाहिए तभी हम ये कर सकते हैं। आपके पास चाहिए डेडिकेशंस, आपके पास चाहिए डिवोशंस, आपके पास चाहिए कोई तो भी एम। मैंने जो रूबी हॉल में एम देखा था कि 100 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल होना चाहिए आयुर्वेदा का भी, तो वो एम लेके आज तक सिर्फ 15 बेड का मेरा हॉस्पिटल हुआ है। लेकिन फैसिलिटी वाइज रूबी हॉल में जो सब फैसिलिटी है, जो सब लोगों को, वो मैंने यहाँ पे 15 बेड में भी लाया है। तो आप सब लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं। ये तो एक माध्यम है। इसी गुरु पूर्णिमा में आप सबको मैं बधाई देता हूँ। सिर्फ डेडिकेशंस रखो, डिवोशंस रखो, और शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखो। मैं यहाँ पे क्रोसिन भी नहीं देता। कल का एक सीवियर माइग्रेन का पेशेंट आया था अपने यहाँ पे, तो उसको मैंने कल एडमिट करके लिया। उसको सादा अपना एलादी, सुवर्ण सूतशेखर, कामदुधा, पथ्यादिवटी, लघु सूतशेखर, इतना सिंपल दवा देके उसको कल सेट किया। आज वो कंप्लीट उसका वोमिटिंग रुक गया, नहीं तो 2 मिनट में उसको वोमिटिंग होती थी। उसका सर दर्द पूरा चला गया है, फोनोफोबिया, फोटोफोबिया, ये सब उसका ठीक हो रहा है, ठीक हो गया। अभी कल वो डिस्चार्ज है। मतलब हम इमरजेंसी के पेशेंट्स भी अच्छी तरह से आयुर्वेद वाले संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास सेटअप होना चाहिए, उतना थोड़ा सा आत्मविश्वास होना चाहिए, और उतना हमें थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क में बोलता हूँ हमेशा, वो अपने लेनी चाहिए। उसी के साथ आजकल अभी जो चल रहा है, बहुत सारे लोग, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि ये आएगा तो अपना क्या होगा। आज भी आप कोई भी ट्रीटमेंट्स, कोई भी बीमारी के ट्रीटमेंट्स, आज आप चैट जीपीटी को या जेमिनी को या फिर डीपसीक को डाल के देखो, आपसे बेहतरीन वो आपको सॉल्यूशंस देगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने को सिर्फ दवा से लोगों को ठीक नहीं करना है, क्योंकि हमारे हर एक चरक जब बताते हैं तो हर एक व्याधि में, ज्वर से लेके पांडु तक, कैंसर तक, अगर अर्बुद तक, अगर हमारे हमारा चरक बताता है, चरकस्तु चिकित्सते, सबसे श्रेष्ठ जो चिकित्सा का स्थान है, वो अगर बताता है हर एक व्याधि में हम पंचकर्म कर सकते हैं, और व्याधि में पंचकर्म करने के बाद उनका अपुनर्भव कम होता है, तो हम ये क्यों नहीं कर रहे। अभी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो हमने सीखा है आज तक, उसमें हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिकली नहीं सीखा है, उतने हमने पेशेंट्स ही नहीं देखे हैं। तो इसीलिए हम ये कैसे करें, ये हमारे ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क्स हमेशा रहता है। या इससे सचमुच लोगों को अच्छा लगेगा, या ये करने के बाद हमारे पास उतना साधन सामग्री है, हमारे पास सब चीजें हैं, हम स्टैंडर्ड एसओपी प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, ये सब हम बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन के वजह से हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मतलब इतना अच्छा बारिश का सीजन आया है, वात प्रकोप हो रहा है, और हम सिर्फ दो लोगों को दवा दे रहे हैं, ना कि उनको पंचकर्मा कर रहे हैं, ना बस्ती कर रहे हैं, ना स्थानिक बस्ती कर रहे हैं, ना मेरा अगर कोई फेसबुक में यहाँ पे फॉलोअर्स रहेंगे या व्हाट्सएप पे कोई फॉलोअर्स रहेंगे तो वो देखते होंगे हम उधर बस्ती कैसे कराते हैं, तलम कैसे कराते हैं। मतलब वातस्य उपक्रम जो भी है,
स्नेहन कैसे कराते हैं, स्वेदन कैसे कराते हैं। अभी हमारा कटी बस्ती का महोत्सव चल रहा है, हमें इसमें सेलिब्रेशंस करना चाहिए। कितने लोगों को प्रॉब्लम्स है कटी से लेके, आप ये बारिश के दिनों में कटी बस्ती महोत्सव हमारा चल रहा है, तो ये लोगों को हम जब तक पहुंचाएंगे नहीं तब तक लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें सिर्फ लोगों को ठीक नहीं करना है, हमें पंचकर्मा से लोगों को ठीक करना है। मैं हमेशा मतलब ये चीज बोलते रहता हूँ कि हमें पहला तो हमें लोगों को ठीक करें। बहुत बार मैं बहुत सारे वैद्यों से या बहुत सारे बीएमएस प्रैक्टिशनर से बात करता हूं, तो बोलते हैं कि हमारा एम है कि लोगों को ठीक करना। मैं बोलता हूं कि मेरा एम है कि लोगों को आयुर्वेदा से ठीक करना, क्योंकि ठीक करने के लिए कितने पैथी है उनके सामने, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, लेप मतलब वो कायरोप्रैक्टिस है, यन 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 नंबर ऑफ पैथी उनके सामने है, यन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट उनके सामने है। लेकिन आप आपका एम अगर ऐसा रखते हैं कि मुझे आयुर्वेद से लोगों को ठीक करना है, और दूसरा एम ऐसा रखते हैं कि मुझे पंचकर्म से लोगों को ठीक करना है, क्योंकि पंचकर्म को कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकेगा। आप अगर शास्त्रोक्त पंचकर्म करते हैं, बैलेंस पंचकर्म करते हैं, एसओपी फॉलो करके पंचकर्म करते हैं, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। अभी कुछ कंपनी आई है, हम घर जाके स्नेहन कराते हैं, घर जाके कटी बस्ती कराते हैं, तो ये लोग ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, या चल भी पाएंगे तो 140 करोड़ की जनता है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका कंपटीशन कॉम्पिटिटर है ही नहीं, आप सिर्फ आयुर्वेदा को 1 to 2% ही हम सर्विस दे पा रहे हैं। मतलब पूरे दुनिया में, पूरे देश में हम सिर्फ 2% लोगों को आयुर्वेदा से ठीक कर रहे हैं। 98% लोग आज भी अलग अलग पैथी, अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और उससे ठीक हो रहे हैं। तो हम हमारे अगर ऊंचाई बढ़ाते हैं, 2% से हम 10% में जाएंगे, 20% में जाएंगे, तो सोचो कितना पेशेंट्स आपके पास मिलेंगे। आज हम मतलब सिर्फ आज तक मतलब पूरे 15 साल में 25,000 लोगों को सर्व कर पाए हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा एक काउंट है, लेकिन ओवरऑल अगर सोचते हैं तो हमारी पिंपरी चिंचवड़ की जो पॉपुलेशन है वही 25 लाख है, और 25 लाख में हम सिर्फ 25,000 लोगों को सर्व कर पा रहे, मतलब सिर्फ 10%, 1% लोगों को हम सर्व कर पा रहे। तो इतना छोटा अमाउंट हम काम कर रहे हैं। आप सबको अगर आप कम करना चाहेंगे तो आपको ये पॉसिबल्स है। तो पहला एम हमें आयुर्वेदा से ठीक करना है, दूसरा एम हमें पंचकर्मा से ठीक करना है। और पंचकर्मा भी आसान पंचकर्मा अगर आप करने जाएंगे तो आपको ये पॉसिबल्स है। अभी बहुत सारे गायनेक रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, मैडम जनरली ये ज्यादा देखती है, लेकिन जब मैडम प्रैक्टिस करने के पहले मैं भी इसमें इंटरेस्ट लेके काम करता था, लेकिन जब से मैडम देखने लगी है वैसे वो मैडम देखती है। लेकिन सादा हेवी मेंसेस का पेशेंट्स आता है, उसको वो क्या वो पॉज लेके भी उसका खून बंद नहीं होता है, लेकिन मैडम सिंपल चंदन बाला लाक्षादी तेल का बस्ती उसको दे देती है, 2-3 बस्ती में उसका खून जाना बंद हो जाता है, अत्यर्थ बंद हो जाता है। कष्टार्थों का पेशेंट्स आता है, काफी पेन लेके आता है, कुछ तो पेशेंट ऐसे उनको एडमिट ही करना पड़ता है। मैडम आती है, सादा सहचर तेल का उनको महावरी के पहले 5 दिन बस्ती दे देती है, मात्रा बस्ती। वो भी पेशेंट्स कभी कभी घर पे भी लेता है, कभी यहाँ पे आके लेता है, और उसका कष्टार्थों का पेन चला जाता है। पीसीओडी के जैसे पेशेंट्स आते हैं जो वमन विरेचन के लिए इजी तैयार नहीं होते, उनकी लाइफस्टाइल, उनका घी लेने का प्रॉब्लम्स देख के उनको एक शुक्रानिल विबंदेशु बस्ती है, वो देने के बाद पेशेंट्स का पीसीओडी आहिस्ते आहिस्ते ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल सिंपल बस्ती है, सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट है। गर्भिणी होती है, मतलब रिकरेंट एबॉर्शंस होने वाली फीमेल होती है, उसको सिंपली तिक्तक शिर के बस्ती कुछ दिन चलाते हैं। तो तिक्तक शिर जो है वो धारण करने का, अस्थि का कार्य है धारण करना, बराबर है। तो तिक्तक शिर बस्ती अस्थि का पोषण करता है, अस्थि का पोषण होने के बाद उसका धारण कार्य बढ़ता है, और गर्भस्राव में यही धारण कार्य जो है वो डिस्टर्ब हुआ रहता है, गर्भ धारण अच्छी तरह से कर नहीं पाता है, और आप तिक्तक शिर बस्ती उसको दे देते हैं। 21-21 दिन के 3 सेट्स आप करते हो कोई कोई पेशेंट्स में जिसमें वो ज्यादा रिकरेंट एबॉर्शंस है, और वो तिक्तक शिर बस्ती से उसका गर्भ धारण कार्य जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी प्रेगनेंसी रख के उसको एबॉर्शन नहीं होता है। तो सिंपल तिक्तक शिर बस्ती कितना आसान है, करना भी आसान से,
लेकिन ये तिक्तक्षीर बस्ती से उसका गर्भस्राव रहना बंद हो गया। दूसरे कुछ पेशेंट्स होते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, पित्तालय योनि उसको बोलते हैं, योनिगत उसको दाह होता रहता है, और सिंपली आप चंदन बाला लाक्षादी तेल का पिछू वहां पे रखते हैं। चंदन बाला लाक्षादी तेल के कंटेंट अगर देखेंगे तो वो पित्त शामक है, धारण कार्य बढ़ाने वाले हैं, सर्विसाइटिस जैसे लक्षण को कम करने वाले हैं, और उसको गर्भधारण हो जाता है। मेरी एक पेशेंट थी, उसको सर्विसाइटिस था और उसके वजह से उसका गर्भ नहीं रह पाता था। उसको योनि धावन धूपन और योनि पिचू इतना सिंपल ट्रीटमेंट किया। आज उसको 2 बच्चे हैं और वो भी नॉर्मल है, प्रॉपर है। तो ये गायनेक की ब्यूटी है उसकी पंचकर्मा करने की। तो हमें इसमें छोटा छोटा क्रोनिक मलाष्टम्भ के पेशेंट्स होते हैं, उनकी अपान ही डिस्टर्ब हुआ रहता है, उनका धारण अच्छी तरह से नहीं होता है, या गर्भ ही नहीं रह पाता है। तो ऐसे केसेस में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट्स को रहेगा, एरण मुलादी जैसे बस्ती आप देंगे, सहचर तेल जैसे बस्ती देंगे, तो पेशेंट्स का गर्भ रहना पॉसिबल्स होता है। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीजें अगर हम करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो स्त्री रोग में बस्ती जो है ये डिफिकल्ट नहीं है। चलो आज का जर्नी हम शुरू करते हैं। ये तो मैंने सिंपल सिंपल आपको बता दिया, लेकिन डिटेल्स में हम किस तरह से जाएंगे, ये थोड़ा सा 200 स्लाइड्स है। आज रात को आपको सोना नहीं है, जितना देर लगेगा उतना देर आपको सुनना है, और अच्छी तरह से आपको बस्ती समझा के लेना है, ताकि कल से मैं जब पॉसिबल होगा तब करेंगे। कल से ही एक कैथेटर लाना है, एक सिरिंज लाना है, और कल से बस्ती को शुरू कर देना है हर एक ने, हर एक के प्रैक्टिस में। आज जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, जैसी भी आप प्रैक्टिस करते हो, कल से आपके प्रैक्टिस में ये लेक्चर के बाद बदलाव आना ही चाहिए। और बराबर अगले गुरु पूर्णिमा तक आपका अच्छा आयुर्वेदा क्लिनिक, अच्छा आयुर्वेदा हॉस्पिटल होना ही चाहिए। इसके लिए जो भी आपको मदद लगेगी, हमारी आईएएस टीम, निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल की टीम आपको मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी गायनेक की स्पेशलिटी प्रैक्टिस, गायनेक की अच्छी ओपीडी आज से ही शुरू होनी चाहिए। इसीलिए आज का लेक्चर आप सबने अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से जानना है, अच्छी तरह से समझाना है। चलते हैं, आज की जर्नी शुरू करते हैं। ये दिन आपका, ये लेक्चर मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लेक्चर आपका लाइफ चेंजिंग होना चाहिए, इसलिए इसको गौर से सुनो, ये आपको लाइफ चेंज कर देगा। धन्वंतरी स्तवन से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां सुखपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तनु निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय गुरुवर्य वैद्य प्रशी पवार सर, वैद्य त्रिलोक धोपेश्वरकर सर, आदरणीय वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर, आदरणीय राजवैद्य समीर जमदग्नि सर, आदरणीय उदय कुलकर्णी सर, और मेरे सहमित्र वैद्य राजेंद्र कदम सर, इन सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स, जिसके वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, उसी को तहे दिल से नमन। मेरी ये टीम है, टीम ही मेरी स्ट्रेंथ है, उसी के वजह से मैं काफी काम कर पाता हूँ, उन्हीं को भी तहे दिल से नमन।
स्पेशल बस्ती चिकित्सा फॉर गायनेक डिसऑर्डर आज का जो टॉपिक है। जनरली थोड़ा सा मैं हमेशा मोटिवेशंस को मानता हूँ। हर एक ने अलग अलग मोटिवेशंस अपने जीवन में लेने चाहिए। तो आज की लेक्चर की शुरुआत भी मोटिवेशन से करते हैं। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस काम करने के लायक है यार। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परम पिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है, इसको ट्रायल पे डालो। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जिसको चुनौतियां आती है वही आगे जाता है। तो जितना चुनौतियां आ रही है, इसका मतलब आप सही मायने में आगे जा रहे हो। ये हमेशा ध्यान में रखना। कुछ केस स्टडी लेके फिर हम आगे चलते हैं। XYZ नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करते। 30 साल की फीमेल थी, 67.7 किलो उसका वेट था, अनमैरिड थी। उसका जीवन शैली अगर देखते हैं तो काफी अच्छा था। उठने का समय, सोने का समय, एक्सरसाइज अच्छा चल रहा था। उसका खाना भी कंपैरेटिवली अच्छा था। सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को दाल चावल, रात को रोटी सब्जी। लेकिन उसको थोड़ा दही और तक्र वो नियमित खाती थी। उसका 30 दिन में मासिक धर्म आता था, 5 दिन रक्तस्राव चलता था, 2 बार शौच होता था दिन में, मूत्र सामान्य था। 2019 में उसको एंडोमेट्रिक का उसका ऑपरेशन हुआ था। धुएं और धुएं की उसको एलर्जी थी। मुख्य लक्षण, पिछले 1 वर्ष से प्रथम दिन बहुत तीव्र मासिक धर्म पीड़ा होती है उसको, और फर्स्ट डे एडमिशन उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता था। मासिक धर्म के समय कब्ज होते थे, और श्रोदनी प्रदेश में चिपचिपाहट मतलब पेल्विक एडिशंस उसको थे। पेल्विक सोनोग्राफी में यूटेराइन एडेनोमाइसिस था। पोस्टरलैटरल वॉल में 3 लीजन्स थे, 33 mm, 22 mm और 21 mm। थिन एंड टाइटल एंडोमेट्रियम था। राइट ओवरी 8.1 cc की और लेफ्ट ओवरी एंडोमेट्रिक सिस्ट थी उसको, जो 18.3 cc की थी। सीवियर पेल्विक एडिशंस थे उसको। दोष अगर हम देखें तो मुख्यतः वात प्रकोप उसमें ज्यादा था। रक्त दुष्टि आर्तव स्रोतस का अवरोध होता था। दुष्ट धातु में रज, रक्त और शोणित स्थान, योनि स्थान, गर्भाशय, श्रोणी प्रदेश। व्याधि में योनि वापत, वंध्यत्वा पूर्वक गुल्म उपद्रव रूप में। उसको उपचार योजना में कामदुधा, त्रिफला गुगुल, इसके डिटेल्स हम चाहे तो ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी कुछ केसेस की बात करनी है। तो इसके मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन कामदुधा जो है वो एंड्र योनि दाह कम करने के लिए, पित्त प्रकोप कम करने के लिए, क्योंकि दही और तक्र का उसका जो सेवन था उसके वजह से, वो उष्ण अभिसंधि होने के वजह से उसमें जो पित्त प्रकोप होता था, जो दाह होता था, वो कम करने के लिए कामदुधा। जो उसमें शोथ आया था त्रिफला गुग्गुल का अधिकार, आप अगर देखेंगे वो अर्श का भी है, भगंदर का भी है, और गुदगत व्याधि का है। गुदगत मतलब ऐसा नहीं होता कि गुद प्रदेश में होने वाले व्याधि। गुदगत का मतलब होता है वहां के सब प्रदेश में होने वाले व्याधि। और उसका अधिकारी त्रिफला गुग्गुल है। वो शोतहर है, मेदोहर है और शोधन करने वाला है। वो असमय रक्तस्राव, एंडोमेट्रिक टिश्यू को नष्ट करने वाला है। तो इसीलिए त्रिफला गुग्गुल ड्रग ऑफ चॉइस करके यूज किया था। शंखपट्टी जो उसका चिपचिपाहट था, मतलब क्लेद का वहां पे स्राव हो रहा था। क्लेद जो है आम से ज्यादा बनता है, इसीलिए शंखवटी। और दूसरा जो है वातानुलोमन का अति उत्तम कार्य जो है वो शंखवटी करता है, इसलिए शंखवटी वहां पे दिया गया था। और गंधर्व हरित की जो है वातानुलोमक और सौम्य विरेचक करके इसमें फायदा करती है। उसको ऋतुकाल में एरन तेल सेवन के बारे में बताया गया, ताकि उसका जो एरन तेल जो है आम को निकालने में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए एरन तेल को उसको दिया गया था, जो तीव्र रेचक है और स्रोतो विशोधक है। उसको धानवंतर तेल से अभ्यंग, मैं जो बताता हूँ पंचकर्मा में, तो धानवंतर तेल से अभ्यंग, अगर धानवंतर तेल देखेंगे तो वो प्लीज व्हाइट बोर्ड अगर कोई यूज कर रहा है तो प्लीज उसे स्टॉप कीजिए, आपकी वजह से स्क्रैचेस हो रहे हैं स्क्रीन पे। धानवंतर तेल जो है वो बेसिकली क्लेदहर है, स्पेशली प्रमेह, कुष्ठ ऐसे व्याधि में इसका ज्यादा उपयोग होता है। और वो शोतहर उसी के साथ वेदना शामक भी अच्छा काम करता है। इसीलिए वो
धानवंतर तेल से उसको अभ्यंग किया गया था। दशमूल क्वाथ जो है उससे स्वेदन करते हैं हम, उसके वजह से शूलहर श्रोतहर, दशमूल जो है वो खुद श्रोतहर गण में है, और वो वातहर और शूलहर भी है। निरोह बस्ती में एरन मुलादी बस्ती, बस्ती के बारे में डिटेलिंग कितना ग्राम लेना है, कितना पानी डालना है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन एरन मुलादी बस्ती जो है वो स्रोतो शुद्धिकर वातहर शूलहर है, जिसके वजह से श्रोणी शूल आर्तव दोष और चिपचिपाहट इसका वो शमन हो गया। उसी के साथ अनुवासन बस्ती धानवंतर तेल का, ये थोड़ा सा बल्य भी है, धातु शैथिल्य को दूर करने वाला है, गर्भाशय को भी बल्य देना है। धानवंतर का ब्यूटी ऐसा है कि वो क्लेदनाशक तो है ही, लेकिन शैथिल्य नाशक भी है और धातु का पोषण करने वाला भी है। तो इसीलिए वो प्रमेह में कुष्ठ में यूज किया गया है या उसके अधिकार में आए हुए। तो धन्वंतर तेल उसको अनुवासन में दिया गया था, और उसको अवगाह जो है वो गर्म पानी में जो है उसको अवगाह में बताया गया था। तो उसको आहार में तक्र जो है उसको अवॉइड करने को बोला था। मांसाहार, बर्फ, रात्रि जागरण, ये उसको अवॉइड करने को बोला था। गायनेक में स्पेशली आपको करने को बोलना है, और पवन मुक्तासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम, ये अगर आप उनको बताते हैं। और उसी के साथ स्ट्रेस जो है, क्योंकि स्त्री जो है वो भावना प्रधान है, वो अगर स्ट्रेस को नष्ट कर देती है तो अपने आप उसका मासिक धर्म, या हम बोलते हैं कि आपके स्ट्रेस के ऊपर उसके हार्मोन्स बोलते हैं, तो वो हार्मोन्स जो है वो आप अगर बन जाते हैं तो उसी के वजह से ठीक होने में फायदा हो जाता है। इस तरीके से उसके जो सब प्रॉब्लम्स ठीक होके वो नॉर्मलाइज हो गई। इसी तरह से ये सेकंड केस स्टडी है। जनरली 26 ईयर ओल्ड फीमेल थी, 3 साल का उसका वैवाहिक जीवन था। 2 वर्ष से वो गर्भधारण का प्रयास कर रहे थे लेकिन असफल होते जा रहे थे। वेट उसका 59.1 kg था, और 33 दिन का उसका अनियमित चक्र था, और रक्तस्राव अधिक होता था, और उसको हल्का सा क्लॉटिंग भी जाता था। उसी की आहार शैली देखेंगी तो सुबह चाय पी के 1 बजे तक वो खाली पेट रहती थी। जो लोग सुबह कुछ भी नहीं खाते हैं और 1 बजे तक भूखे रहते हैं, वो लोगों में स्पेशली वात पित्त की दृष्टि होती है। या वात पित्त वर्धक कुछ भी खाते हैं, पोहा, उपीट, इडली, वड़ा, डोसा, तो उनमें ये 100% वात पित्त कफ की दृष्टि हो जाती है। इसका अगर खाना देखे तो दही, सलाद, ये ज्यादा उसके खाने में था। रात का भोजन जो है वो दाल, चावल, सब्जी, रोटी। रात में कभी कभी दूध पीती थी, लेकिन उसको तीखा और खट्टा ज्यादा प्रिय था। हफ्ते में 2 बार नॉनवेज खाना, मछली, चिकन। सप्ताह में 1 बार होटल में खाना, मतलब 3 दिन तो उसके ऐसे ही गए। और माह में 1 बार उपवास, वो हफ्ते में आ गया तो 4 दिन उसके ऐसे ही गए। और इतना वो हेवी खाना खाने के बाद एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करती थी। और दूसरा जो है वो उसका पेन किलर जो है वो नियमित रूप से खाती थी, जिसके वजह से वात पित्त जो है वो काफी उसका बढ़ा हुआ था। अनियमित मासिक धर्म, अम्ल पित्त, पेट और कंधे में दर्द, पीठ दर्द, हाथों में झुंझुनाहट, और स्कैपुला क्षेत्र में उसको दर्द होता था। उसकी ओवुलेशन स्टडी की तो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स उसके थे। वो तो ओवरी में एंडोमेट्रियल थिकनेस 6 mm का था, और मैच्योर फैलिकल उसका कुछ भी तैयार नहीं हो रहा था। आयुर्वेदिक में वात प्रकोप, अग्निमांद्य और गर्भाशय बल का क्षय, ऐसा डायग्नोसिस करके उसको ट्रीटमेंट किया गया। उसमें ट्रीटमेंट में उसका दर्द काफी था इसलिए उसको, और झुंझुनाहट थी इसलिए पाल्सिन्यूरॉन जो फाइटोफार्मा की आती है, वो वात शामक और वात वाही नाड्या को बल्य, ऐसे उसका कार्य है। और शंखवटी जो है अम्ल पित्तहर, अग्निदिमक और गंधर्वहत की उसको कोष्ठ शुद्धि और वातनाशक और हल्का रेचन का कार्य करती है। 8 डेज के लिए उसको शतावरी तेल का स्नेहन दिया गया, और दशमोलादि कौत का उसको स्वेदन दिया गया। बस्ती में अनुवासन में शतावरी तेल 5 दिन देते हैं हम, वो वातर और गर्भाशय पोषक होता है। और निरोह बस्ती एरन मुलादी 3 दिन शोधन और गर्भाशय शुद्धि के लिए। ना सर तिनतक केलं उसके बाद उसको पुष्पधनवा, मधुमालिनी, एलोज कंपाउंड, गंधर्व हरित की, उसको सहचर तेलक का मात्रा बस्ती 20 ml का उसको अराउंड 15 डेज दिया गया। तो ये एक प्रोटोकॉल्स हम काफी पेशेंट्स में फॉलो करते हैं, क्योंकि सहचर तेल का 20 ml का मात्रा बस्ती पेशेंट्स को एक बार सिखा देते हैं, और उसको 15 डेज 21 डेज वो मात्रा बस्ती लेना है। तो वहां का अपान का जो क्षेत्र है वो अच्छा होने में उसका फायदा होता है। कभी कभी पेशेंट्स में 1 महीना देना पड़ता है, कभी कभी 3 मंथ्स भी देना पड़ता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं कि
पहले 15 दिन के लिए ये दवा दिया गया था, पुष्पधनवा मधुमालिनी एलोस कंपाउंड। और अगले 15 दिन उसको लेप्टेडिन, लघु मालिनी वसंत, शंखवटी और सहचर तेल का मात्रा बस्ती। और एक ही महीने बाद, मतलब ये अगर आप डेट देखेंगे तो एक ही महीने बाद उसका यूपीटी, मतलब ये बस्ती करने के बाद, और उसका पूरा ट्रीटमेंट जो चला, 3 महीना ट्रीटमेंट चला, और 3 महीने में ही उसका यूपीटी पॉजिटिव आया। तो ये है आयुर्वेदा की स्ट्रेंथ, ये है आयुर्वेदा की ताकत। इस तरीके से अगर आप अच्छी तरह से सिंपल देखो, मात्रा बस्ती सहचर तेल आज भी, मतलब पूरा पंचकर्मा का सेटअप आपके पास ना होते हुए भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, सब चीजें आपको तुरंत नहीं पॉसिबल्स होगी, लेकिन सहचर तेल पॉसिबल होगा, 50 ml का सिरिंज पॉसिबल होगा, सिंपल कैथेटर आपके पास पॉसिबल होगा। जिसको पॉसिबल नहीं है वो निर्विकार आयुर्वेद फार्मेसी को कांटेक्ट करो, आपको तुरंत हम ये सब भेज देते हैं जिसको पॉसिबल नहीं है। और 20-20 दिन के, 21 दिन के, मतलब महावारी के वात काल में और पित्त और वात काल में, स्पेशली महावारी खत्म होने के बाद, किसकी 5 दिन, किसकी 6 दिन, ये छोड़ के अगर 15 दिन, 21 दिन सिर्फ आप मात्रा बस्ती भी करते हो पेशेंट्स में, तो भी आप अच्छी तरह से रिजल्ट पा सकते हैं। फिर वो अत्यार्थ हो, उसमें सिर्फ तेल बदलेगा, अनार्तव हो, कष्टार्तव हो, इरेगुलर मेंसेस हो, या गर्भाशयगत कोई भी संप्राप्ति हो, ये आप सिर्फ सिंपल, अगर आप दवा भी देखेंगे कितना सिंपल, शंखवटी वसंत, लघु मालिनी वसंत, लेप्टाडीन, ये दवा आपको इजीली मिल जाएगी। आपने देखा होगा इसमें हमने बहुत कुछ नहीं किया है, सिंपली दवा रखा, सिंपली उसको सहचर तेल की मात्रा बस्ती रखी और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, और मात्रा बस्ती का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 30 ml से शास्त्र ने बोला है, तो ये आप जिंदगी भर भी ले सकते हैं। हम तो कुछ कुछ पेशेंट्स में कष्टार्थ रहेगा तो मेंसेस में भी मात्रा बस्ती आप दे सकते हैं, इतने तक इसके रिजल्ट्स है। इसीलिए ये सिंपल चीजें अगर आप करते हो, योनि धावन है, त्रिफला ले लो, पटोल ले लो, तो उसको बोलो योनि धावन कर दे, और उसके बाद सिंपली धूपन हो सकता है तो धूपन कर दे। शादी सिंपल काउडंग में लेना है या वचा हरिद्रा लेना है, और वो काउडंग के ऊपर वचा हरिद्रा डालना है, और उसका जो धुआं आएगा वो योनि प्रदेश में लेना है। इतना सिंपल योनि धावन धूपन भी आप कर सकते हैं, मतलब त्रिफला से धावन करो और वचा हरिद्रा से उसको धूपन करो, योनि धावन धूपन के बाद योनि पीछू करो। इसके लिए तो सिंपल ऑटोक्लेव छोटा सा आप ले सकते हैं, जो भी तेल है, शतावरी तेल है, सहचर है, चंदन वाला लाक्षादी तेल है, इसका ऑटोक्लेव करो और वो तेल पेशेंट्स को दे दो। पीछू छोटे छोटे बना के दे दो, या सिंपल पैड जो आते हैं स्टेराइल पैड्स, वो उसको खरीदने को बोलो, और वो स्टेराइल पैड्स वो तेल में डुबो के योनि प्रदेश में धावन धूपन करके रखने को बोलो। इससे भी बहुत सारी बीमारियां कम हो सकती है गायनेक रिलेटेड। अभी हम देखते हैं कि लोगों में स्थानिक स्नेहन जो है, स्थानिक स्वेदन जो है, स्थानिक पूरन जो है, वो कम पड़ रहा है। और आप ये करने जाते हैं, इसके लिए मुझे नहीं लगता आपके पास बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए, रूम होनी चाहिए, थेरेपिस्ट होना चाहिए, इसकी जरूरत भी नहीं है। गायनेक तो इतना आसान प्रैक्टिस है जिसके लिए बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है। आजू बाजू में आपके पास किसी के पास ओटी रहेगी तो आप वो ओटी में उत्तर बस्ती भी कर सकते हैं। उत्तर बस्ती सेम एज आईयूआई कैनुला यूज करके, जैसे आईयूआई करते हैं वैसे ही एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलजुल जाना है, वो कैसे आईयूआई करते हैं वो देखना है, और आगे से आप वो आईयूआई जैसे उत्तर बस्ती कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वो उत्तर बस्ती को एंटीबायोटिक देते हैं, वो पेन किलर देते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक देते हैं। कम से कम आज तक 2000 के प्लस उत्तर बस्ती मैडम ने और हमने किया होगा, एक भी पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं दिया, एक भी पेशेंट को एंटीस्पाज्मोडिक नहीं दिया, और आज तक एक भी पेशेंट्स को सिंपल इन्फेक्शन तक नहीं हुआ। क्योंकि अपना योनि धावन धूपन ये प्रॉपर एंटीबैक्टीरियल है, प्रॉपर वो वहां का स्पाज्म कम करने वाला है, प्रॉपर वो पेशेंट्स को रिलैक्सेशन देने वाला है, प्रॉपर उसको, मतलब आज तक एक पेशेंट्स को एनाफैलिसिस मतलब या कोई वैजोवैगल तक नहीं हुआ, क्योंकि करने की टेक्निक ही मैडम ने इतनी सिंपल डेवलप की है कि उसको वैजोवैगल भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग वो सीम स्पेकुलम यूज करते हैं, हम उसमें कॉस्को कॉस्को स्पेकुलम यूज करते हैं। कॉस्को की ब्यूटी ऐसी है, वो बराबर एंटेरियर और पोस्टीरियर लिप्स को बाजू में करके बराबर योनि का जो मुख है, गर्भाशय का जो मुख है, वो बराबर ओपन करता है। और आप स्लोली पेशेंट्स को अंदाजा लेके अगर आप उत्तर बस्ती करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और वो धारण कार्य बढ़ता है।
आगे की केस लेते हैं। मैं बोलने गया तो डाइवर्ट हो जाता हूँ। XYZ फीमेल्स थी, 42 ईयर्स फीमेल्स, BM टेक थी। वो रात को 11 बजे से सुबह 5:30 बजे तक उसका नींद था, व्यायाम कुछ भी नहीं करती थी, कभी भूख अच्छी, मतलब उसका विषम अग्नि था। नाश्ता का समय ठीक नहीं था, कभी पोहा पराठे खाती थी। दोपहर 1 बजे रोटी सब्जी चावल, रात को 8 बजे रोटी सब्जी दाल चावल। और वो विशेष करके भैंस का घी, रात में 1 गिलास दूध प्रतिदिन लेती थी। मतलब आप सोचो कि कफ की वृद्धि उसमें कितना हो गया होगा। उससे वो मल प्रवृत्ति दिन में 2 बार, स्वेद प्रवृत्ति सामान्य से उसको अधिक थी। स्वभाव वो मूडी चिड़चिड़ी क्रोधी होती थी। इतिहास में उसको पहले पीलिया हर्पीज होके गया था। परिवार में माता को हाइपरटेंशन था और एलर्जी, धूल सी उसकी एलर्जी थी। मेनार्क में उसको 16 वर्ष की उम्र में उसका चक्र अनियमित था, 7 दिन चलता था, काला ज्यादा जाता था। और उसका 7 लक्षण जो है, मासिक के बाद पीठ में दर्द होना, मासिक के पहले पानी जैसा श्वेत स्राव होना, पैरों में दर्द होना, मासिक के समय या बाल धोने के बाद सिर दर्द होना, ये उसको लक्षण थे। उसका एक लक्षण जो है अत्यधिक रक्तस्राव, रक्त प्रदर, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, सिर दर्द, मुहासे और एसिडिटी, ये इसके चीफ कंप्लेंट्स थे। रक्त प्रदर उसका निदान था पित्त कफ दृष्टि से, रस रक्त धातु दूषित से और अपान वायु की गड़बड़ी से। अन्न संबंधी स्थिति में पित्तज ग्रंथि, कफ मेद दोषज और पित्तज शिरोरोग, ये इसके एसोसिएटेड लक्षण थे। संप्राप्ति घटक में पित्त कफ प्रवृत्ति, अपान वायु की विकृति। दुष्य में रस रक्त मेद, अग्नि उसका मंदाग्नि। श्रोतस में रक्तवह आर्तवह मनोह स्रोत दृष्टि, उद्भव स्थान उसका आमाशय। संचरण रस रक्त स्रोतस में, अधिष्ठान उसका गर्भाशय। और स्वरूप में बहुदश बहुधातुगत और चिरकारी अवस्था। चिकित्सा सूत्र में दोष शमन, रक्त स्तंभन, धातु पोषण, अपान वायु का स्थिरीकरण और दीपन पाचन, ये उसका चिकित्सा में हमने प्लान किया था। सारीवा, उशीर, लोध्र, नाक के शर्स, ये उसकी मुख्य औषधि थी। ये हमारे रक्त प्रदर नाशक, पित्त कफ नाशक और रक्त शुद्धि करके स्तंभन करने में सबसे बेस्ट ड्रग जो है, ये चारों ड्रग है, सारीवा, उशीर, लोध्र और नाकेशर। चंद्रकला, जिसका अधिकार ही पित्त शामक, शीतल, रक्त स्तंभक, रजदोष सुधारक है। रक्त स्तंभकवटी, ये दूध पापेश्वर फार्मा की आती है, इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स है। अधिक रक्तस्राव को रोकने वाली, धातु का स्थिरीकरण करने वाली। उशीरासव जो है पित्त कफ नाशक है, रक्त प्रदर का शमन करने वाला है, आम नाशक है और शीतल है। इसकी अगर बस्ती चिकित्सा जो है, चंदन मरादी लाक्षादी तेल का 60 ml का उसको बस्ती दिया गया। कार्य विवरण अगर देखते हैं कि ये वात शामक है, अपान वायु को नियंत्रित करता है, गर्भाशय के लिए रसायन है, धातु पोषण है, पित्त कफ दोष का शमन करता है और आर्तव मनोह स्रोतस पे इसका अच्छा कार्य है। परिणाम उसका जो कंटिन्यूअसली रक्तस्राव चलता था वो 20/6/2025 को बंद हुआ, रक्तस्राव नियंत्रित हुआ, पीठ और दर्द टांगों के दर्द में सुधार हुआ, सिर दर्द की तीव्रता कम हुई और भूख और निद्रा में इसका सुधार हुआ। इसमें अगर हम देखते हैं तो सिंपल चंदन बाला लाक्षादी तेल इजीली आपके पास अवेलेबल है। और ये चंदन बाला लाक्षादी तेल से आप सिंपली उसकी अपान वायु की विकृति ठीक कर सके, उसके जो मात्रा बस्ती का जो प्रभाव है स्त्री रोग में तेज और सशक्त होता है। रक्त पित्त और स्तंभक औषधियों का प्रयोग विशिष्ट समय पर ही करें। दीपन पाचन पहले से आम दोष दूर करना अनिवार्य है और मनोह स्रोत भी स्त्री रोग में प्रभावित होता है और मानसिक लक्षणों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। सारी दुनिया अगर मुझे बोल दे कि तू नहीं कर पाएगा, मैं फिर भी करना चाहूं, उसको बोलते हैं कि मैं सही काम के अंदर अपने आप को इवॉल्व। समझ में आ रहा है? आपको मोटिवेशन का जरूरत ही क्या है? आपको मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं होना चाहिए अगर आप सही जगह पे सही काम करने के प्रोसेस में अपने आप को इंडल्ज कीजिए। इसीलिए सही जगह पे सही काम कंटिन्यूअसली हमें करता रहना है। एक 23 ईयर ओल्ड शिक्षिका थी, पिछले 1 वर्ष से गर्भधारण में असफलता पूर्वक कार्य होता था। उसको PCOD और एंडोमेट्रियल थिनिंग, ये 2 प्रॉब्लम्स उसको थे। उसी का हस्बैंड जो थे उसका टोटल स्पर्म काउंट 55 मिलियन था, ग्रेड 3 में 30% और मेटिलिटी 60% थी। नर दोष नगण्य है, उपचार का मुख्य केंद्र सी दोष ही रहा है।
उसको कफ के लिए कर्पूरादि, नीमो, यष्टि मधु, टंकन, ये मेरा कॉम्बिनेशन है जो कफ की कम करने में फायदा करता है। कपश्वासक करके एक लिक्विड है, और अमृत जो है इसका, अमृत धारा का बाप जो है उसको जनरली शोधन चिकित्सा विरेचन कया गया पहले शुरू में, क्योंकि दोषों में पित्त प्राधान्यता दोष दृष्टि थी। तिक्त घृत से 40, 80, 120, 160, 200 ml तक मात्रा बढ़ाई गई, क्योंकि तिक्त घृत जो है यकृत, रक्त और गर्भाशय दोषों का शोधन हेतु उत्तम है। चंदन बला लाक्षरी तेल का स्नेहन किया गया, स्वेदन में दशमूलादि पेटी स्वेद दिया गया और उसका विरेचन किया गया। विरेचन के बाद बीज से शुद्धि हेतु योनि मार्ग का पोषण और गर्भाशय का शोधन, ऐसा विचार करके चंदन बाला लाक्षादी तेल का अभ्यंग किया, दशमूलादि पेटी स्वेद का स्वेदन किया। हमारे यहाँ पे 45 मिनट्स का प्रोटोकॉल ही फॉलो होता है हर अभ्यंग के लिए। बहुत सारे लोग 5-10 मिनट का भी अभ्यंग करते हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से अगर जाएंगे तो कम से कम आपको 45 मिनट्स अभ्यंग करना ही चाहिए। दूसरा, अनिवासन बस्ती के लिए उसको शतावरी तेल यूज किया गया, क्योंकि शतावरी स्तन्य जनन है, गर्भाशय पोषक है, शुक्र वर्धक है, वातहर है, स्निग्ध शीत है और रसायन है। प्रभाव में गर्भाशय की नसों का पोषण, बीज कोशिका की पुष्टि, योनि का शोष कम होना, ड्राइनेस, थिनिंग को ठीक करने में ये सहायक हुआ। निरोह बस्ती में एक शुक्र अनिल विबंधेशु कषाय करके एक बस्ती है, जिसमें दशमूल, बाला चतुष्ट, अश्वगंधा, शतावरी, यष्टि, गुडुचि और गोमूत्र, ये जनरली शोधन करने वाला, और उसी के साथ साथ बल्यकर भी, ये बला चतुष्ट इसमें होने की वजह से यह बल्यकर भी है। ऐसा ब्यूटी इस बस्ती में है शुक्र अनिल विबंधेशु, तो ये बस्ती इसमें यूज किया गया। और उपरांत उसके 1 अप्रैल से 15 दिन उसको फलघ्रुत, लघु मालिनी वसंत और शतावरी कल्प ऐसा दिया गया। गर्भधारणा सफल हुई, यूपीटी पॉजिटिव आया। गर्भधारण के उपरांत उसको फलघ्रुत, लघु मालिनी वसंत, सुजात, शतावरी कल्प और शतावरी तेल का लोकल एप्लीकेशन ऐसा दिया गया, और उसको अच्छा बच्चा हो गया। मैडम के बच्चों का मतलब, आप अगर कभी निर्विकार में आए होंगे तो एक अच्छा सा हमने जो भी निर्विकार बाल है आज तक मैडम के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जो भी बच्चे हुए हैं, उनका एक कोलाज करके हमने यहाँ पे लगाया है। तो जो भी पेशेंट्स आता है इनफर्टिलिटी लिख के लेके, क्योंकि उनके मन में काफी निगेटिविटी होती है, तो मैडम ने एक निर्विकार बाल, आप भी आपके प्रैक्टिस में ये कर सकते हैं, एक निर्विकार बाल या आपका जो भी क्लिनिक का नाम है उसका बाल ऐसा कंसेप्ट डेवलप करो, उसमें पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम था और उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको प्रेगनेंसी हुई और बच्चा हुआ, इसका मतलब वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हुआ। सिंपली समझो पीसीओएस है और उसको इनफर्टिलिटी थी, तो फिर ये आप वहां पे लिख दो पीसीओएस के वजह से उसका इनफर्टिलिटी थी और उसने इतने इतने दिन में अच्छा गर्भ को जन्म दिया। तो इससे होता है क्या है कि वो लोगों में पॉजिटिविटी आती है। लोगों में क्या है कि वो देखना चाहिए, यार यहाँ पे मैं ये इंस्टीट्यूट में गया या ये क्लिनिक में मैं गया और मैडम का ऑलरेडी काफी इनफर्टिलिटी में काम है, उनके वजह से ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ अच्छे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं। ये पॉजिटिव मैसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारे बहुत दिन से मन में था, पहले हमने उसका सिंपल एक कैलेंडर बनाया, उसके बाद एक छोटा सा बुकलेट बनाया, और अभी हमने पूरे हमारा जो दर्शनीय भाग है वहां पे एक डिजाइन प्रॉपर कोलाज करके लगाई। वो मैं ग्रुप में ग्रुप में वो फोटो भी हम शेयर करते हैं। तो इस तरीके से लोगों में पॉजिटिविटी क्रिएट करो, क्योंकि इनफर्टिलिटी में या प्रेगनेंसी में या फिर स्त्रियों में वो भावना प्रधान है। उनके उनसे बात होनी चाहिए, उनसे काउंसलिंग होनी चाहिए, उनसे पर्सनल अटैचमेंट्स होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वैद्य करते हैं, वो पेशेंट्स को अपना फोन नंबर नहीं देते हैं। आपको झूठ लगेगा, 25,000 पेशेंट्स के पास मेरा फोन है। कभी भी रात को, मतलब पूरे इस 15 साल में 2 या 3 बार सिर्फ फोन आया है मुझे, कभी भी रात में अनवांटेड फोन आज तक नहीं आया है। लेकिन पेशेंट्स को एक आपके साथ विश्वास होता है, यार चलो कुछ भी हुआ तो ये डॉक्टर मेरे साथ है। बहुत सारे डॉक्टर पर्सनल नंबर ही डॉक्टर पेशेंट्स को देते नहीं है, और वो अटैचमेंट्स नहीं रखते हैं पेशेंट्स को। आज तक हमारा जो सक्सेस है उसके पीछे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अटैचमेंट टू द पेशेंट्स, कम्युनिकेशन टू द पेशेंट्स।
पेशेंट्स के साथ संवाद रखना है, पेशेंट से जुड़ जाना है, पेशेंट फैमिली मेंबर जैसे उसको ट्रीट करना है, तो फिर देखो कितने पेशेंट्स वो लाता है। कभी कभी हर एक को रिजल्ट आता ही ऐसा नहीं होता है। शास्त्र ने भी बोला है साध्य क्या है, कष्ट साध्य क्या है, याप्य क्या है और असाध्य क्या है। फिर भी अगर आप पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग अच्छा रखते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, हमारा वमन का पेशेंट घर पे जाने के बाद उसको कंपलसरी शाम को फोन जाता ही है कि आप घर पे जाने के बाद कैसे रहे। विरेचन के पेशेंट्स को घर पे जाने के बाद कंपलसरी फोन जाता है कि विरेचन के बाद आप घर पे जाने के बाद कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आपको, केयर है। आप अगर पेशेंट के साथ केयर रखेंगे तो फिर वो आपको 100% जुड़ते हैं, क्योंकि अपना जो कस्टमर केयर बोलते हैं, अभी ये तो हम ऑलरेडी इसमें आ गए हैं, कंज्यूमर कोर्ट में ऑलरेडी हम आ गए हैं। तो जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसका फीडबैक माना जाता है, उसका केयर जाना जाता है, तो उसी तरह अगर हम पेशेंट्स के साथ केयर करते हैं तो आपसे वो जुड़ जाता है, चाहे उसको रिजल्ट ना मिले तो भी। यही ब्यूटी आयुर्वेदा की है। तो आप लोगों के साथ जुड़ जाओ। उसी के साथ अभी एक आपने सुना होगा कि एक जो अ, मतलब एक हीरो की एक्टर की जो एक बीबी है, उसने आयुर्वेदा के ऊपर एलिगेशंस कर दिया कि इसने हमारी इस तरह के मेरा पूरा खून चूस लिया, उसने मुझे देखा नहीं, इतना पैसा बताया। तो उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि हमारी आयुर्वेद एज आयुर्वेदा फिजिशियन और आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स, हमारी कहाँ कहाँ पे हमने लैग बिहाइंड हम थे। उसमें हम काउंसलिंग में लैग बिहाइंड थे, उसमें हम कंसेंट में लैग बिहाइंड थे, उसमें हम वर्डिंग में लैग बिहाइंड थे, उसमें हम केयर में लैग बिहाइंड थे। ये तो 4 प्रॉब्लम्स मुझे उसमें दिखाई दिए जो उसने बोला। वो कभी कभी क्या होता है, वो बोलने वाला अलग होता है और करने वाला अलग होता है, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने आप सब दुनिया के सामने रखा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्या करना चाहिए था वो उसने इनडायरेक्टली बता दिया। तो वो पॉइंट ऑलरेडी हम उसके ऊपर काम ऑलरेडी हो चुका है, इसके लिए आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस्ती रुग्ण का काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके आप मोशन के जगह पे कुछ तो चीज डालने वाले हो, तो आप उसको बताएंगे नहीं किस तरीके होता है, ये समझाएंगे नहीं, और डायरेक्टली उसको पंचकर्म रूम में लेंगे तो वो घबरा जाएगा, वो वैगल में चला जाएगा, वो इनकन्वीनियंस फील करेगा। तो हमने उसके लिए वीडियो भी बनाए है। आप निर्विकार आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में जाओ, हर एक पंचकर्मा का हमने वीडियो बनाया है। पॉसिबल्स रहेंगे थोड़ा खर्चा करके आप भी इस तरीके के वीडियो बना सकते हैं। हर एक प्रोसीजर्स का हमने वीडियो बनाया कि बाबा बस्ती करने वाले मतलब तेरे साथ 8 दिन हम क्या क्या करने वाले हैं, वमन करने वाले मतलब तेरे साथ हम 8 दिन क्या क्या करने वाले हैं, नश्य करने वाले मतलब हम तेरे साथ 8 दिन क्या क्या करने वाले हैं। इसी तरह से आप उसको एक छोटा सा वीडियो भी दिखा देते, या ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोसीजर्स के वीडियो है, वो आप उसको दिखा दो कि अब हम तेरे साथ इस तरीके से रक्त मोक्षण करने वाले तो क्या करने वाले हैं, हम उसको दिखा देते हैं। एक ब्राउचर हमने अच्छी तरह से तैयार किया है, उसका भी कॉपी आप कहा हम निर्विकार टीम से मंगा सकते हैं। उसका एज इट इज आपने भी छाप दिया तो भी, मैं बहुत सारे वैद्यों ने ऑलरेडी छाप दिया है, तो मैं कभी किसी को नहीं बोलता अरे तूने ऐसा क्यों छापा है, हमारी जैसा क्यों छापा, ऐसा नहीं। अपने को आयुर्वेद बढ़ाना है, सिस्टमेटिकली बनाना है। वो बनाने के लिए मुझे 6 महीने लगने दो, लेकिन आपको 6 मिनट में वो मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पे खर्चा नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी और पेशेंट को ट्रीट करने के लिए खर्चा होनी चाहिए। इसलिए जो पंचकर्मा का हमारा ब्राउचर है वही आप फॉलो कर सकते हैं। लोगों को तीनों लैंग्वेज में भी हमने एक ब्राउचर बनाया, उसका भी मुझे जरा ग्रुप पे डाल दो, मैं वो तीनों लैंग्वेज का भी ब्राउचर भेज देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जुड़े हुए लोग जो है पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो तीनों लैंग्वेज, कहाँ पे इंग्लिश चलेगा, कहाँ पे हिंदी चलेगा, कहाँ पे मराठी चलेगा, या फिर जहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है आप उसमें कन्वर्ट भी ये करके ले सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी और इससे कन्वर्जन बहुत आसान हो गया है। फोटो निकालो, कन्वर्जन बोलो, आपके भाषा में वो हो जाता है। तो आप ब्राउचर पेशेंट्स को देना चाहिए, उसमें आप क्या क्या प्रोसीजर उसके साथ करने वाले हैं, कितने दिन करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, ये सब काउंसलिंग में उसको बताने चाहिए। आपको कितना खर्चा आएगा, उसमें एक एलिगेशन उसने किया तो 50-60 हजार खर्चा लग सकता है। लग सकता है का क्या मतलब है, ये प्रोसीजर्स है,
और उसने मेरे मतलब खून भी चूस लिया और 1200 रुपये भी ले लिए, पहले उसको बताओ ये प्रोसीजर्स है, इसके इतने चार्जेस है, और इसको इस तरीके की कंसेंट आपको देना होता है। बहुत बार हम पेशेंट्स को, हाँ आ गया चलो जल्दी में हम उसको ले लेते हैं, कोई कंसेंट नहीं लेते, और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो फिर अपने याद आता है यार कंसेंट लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे लेप की भी कंसेंट होती है, किसी को लेप लगाना है, क्योंकि क्योंकि कुछ लेप होते हैं उसका पेशेंट को इरप्शंस आ जाता है, मेरे कंसेंट में क्लियरली लिखा हुआ है 10,000 में से एक आदमी को ये लेप की वजह से इरप्शंस आ सकता है, आया तो वहां पे घी लगाना है, डरना नहीं है। लीच लगाने के बाद एक आधे पेशेंट्स को वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, काला नीला हो सकता है, ये कॉमन है, इससे डरना नहीं है, सिर्फ घी लगाओ कुछ दिन बाद वो निकल जाएगा। बहुत बार हम बोलते हैं आयुर्वेदा में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं होते, ऐसा कुछ मत करना, प्रॉपरली कंसेंट ले लो। बस्ती में किसी को हाइपोटेंशन हो सकता है, किसी को थोड़ा वैजोवैगल आ सकता है, पहले ही बताओ उसको, वो एक्सप्लेन रहेगा तो वैजोवैगल आता ही नहीं। आज तक हमने तो कुछ हजार बस्ती किए हैं, आज भी निर्विकार में 37 पेशेंट्स के आज पंचकर्म है, 37 इन 1 डे, मतलब ऑल हमारे 6 पंचकर्म के रूम्स और 65+ स्टाफ जो है वो इसको केयर लेने में जुड़ा हुआ है। तो ये पॉसिबल है, 37 पंचकर्म इन 1 डे करना पॉसिबल है, लेकिन उसको एसओपी में आपको डालना चाहिए। हर एक का इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि ये पेशेंट थोड़ा डाइसी है, ये पेशेंट दिखने में ही पैलर दिख रहा है, तो उसमें एक चीज उसने लिखी थी कि उसने इतना खून निकाल लिया कि मेरा HB6 हो गया। अरे 350 ml हम ब्लड डोनेशन करते हैं, उसके बाद 1 ग्राम से भी ब्लड लॉस नहीं, 1 ग्राम से भी HB डाउन नहीं होता, तेरा 50 ml खून निकाल के कैसा HB6 हो सकता है? इसका मतलब पहले से उसका HB7 होगा, पहले से उसका HB6.5 होगा। तो थोड़ा सा आप अंदाजा ले लो कि इसका कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, पैथोलॉजिकल कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, और अंदाजा लेके कुछ चीजें करो। आपको अगर डायबिटीज के बारे में उसका शंका है तो एक शुगर सिंपल BSL करवा दो और फिर उसको लीच लगा दो, पॉसिबल है। मैं तो मेरे यहाँ पे जो पेशेंट्स लगते हैं उसका मेरे पास ग्लूकोमीटर रखा हुआ है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स होने के बावजूद भी मुझे जिसको लगता है रात को 4 बार यूरिन को उठ रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है उसके, और वो सिम्टम्स अलग ही लेके आया है, हिस्ट्री उसके माँ बाप को डायबिटीज है, एक बार उसको बोलो आपने चेक किया है क्या, नहीं किया तो सिंपल एक शुगर चेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको लीच को लेता हूँ, पॉसिबल है। इसलिए सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही मैं आपका पंचकर्मा करूंगा या ट्रीटमेंट करूंगा, जरूरत नहीं है। आपको जो लगता है, आपको जो दिखता है, आप उसका हिस्ट्री अच्छी तरह से लेते हैं तो बहुत बार आपको पता चलता है। क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स है, उसका आप लीच लगाने जाएंगे और उसको ऑलरेडी उसका PTINR डिस्टर्ब रहेगा, तो फिर आप उसको खून बहता ही रहेगा उसका। तो लग रहा है हिस्ट्री के ऊपर आपको लग रहा है तो एक बार चेक करवा लो, और हिस्ट्री के ऊपर कुछ नहीं लग रहा तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क में बोलता हूं हमेशा, वो लेके ये काम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि बहुत बार ऐसे लगता है हमें कि हमें बस्ती के लिए दीपन पाचन की क्या जरूरत है, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है। लेकिन अगर आप अनुवासन देने वाले हो, अनुवासन जो है वो स्नेह बस्ती है, और स्नेह बस्ती का अगर पाचन नहीं होता है तो उसका आम पाचन और बढ़ जाएगा। तो बेस्ट वे उसका आम की अवस्था क्या है, शरीर में आमावस्था है या निरामावस्था, एक बार देख लो। आमावस्था आपको लगती है तो एक तो आप बस्ती देना है तो वैतरण बस्ती दे सकते हैं। बस्ती की ब्यूटी यह है कि आप कौन से भी अवस्था में उसको दे सकते हैं। आमावस्था लग रही, लवन पोटली से स्वेदन दे दो, वैतरण बस्ती दे दो, उसकी आमावस्था कम हो जाती है। उसमें स्नेहन मत कराओ, लवन पोटली कर दो या वालुका पोटली कर दो और वैतरण बस्ती दे दो, यू विल गेट इमीडिएट रिलीफ। ठीक है बाबा, नहीं मुझे लवन पोटली नहीं करना है, मुझे वैतरण बस्ती नहीं देना है, रुक्षण पाचन दे दो, आरोग्यवर्धिनी, रक्त पाचक, आम पाचक, वरा गुगुड़, ये दे दो उसको, उसका अग्नि अच्छा बढ़ाओ और उसको अच्छी तरह से अनुवासन, अच्छी तरह से निरूह ऐसा दे दो, उसका ये भी करना पॉसिबल है, संभव है। जनरली हमें मतलब बस्ती कब से कर सकते हैं, ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन सब लोग हमें पूछते हैं। तो उसमें सिंपल है, आप मात्रा बस्ती जो है
मैं तो 3 महीने के बच्चों को भी दिया है 5 ml का बस्ती, जिसका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन 8 दिन मोशन ही पास नहीं किया था। ऐसे बच्चों को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक मैंने मात्रा बस्ती 5 ml या 10 ml तक दिया है। कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, उल्टा उसका मोशंस अच्छा होने लगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम एक मतलब शास्त्र ने बोला 1 साल के ऊपर दे दो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने 1 साल के पहले भी दिया है और अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले हैं, मिलते हैं। जनरली क्या निरूह की क्या मात्रा होनी चाहिए, जिसको अगर अनुवासन देने के बाद आपको निरूह देना है, तो 1 साल के लिए बच्चों को 40 ml, 2 साल के लिए 80 ml, और 12 साल तक बच्चों को प्रत्येक वर्ष में 40-40 ml बढ़ा के आप 12 साल के बच्चों को 480 ml तक दे सकते हैं। और 12 साल के बाद 80 ml की वृद्धि करके 19 साल के बाद उसको 960 ml तक आप निरोग की मात्रा दे सकते हैं। हम देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता है। अनुवासन मैंने बताया 5 ml से हम शुरू करते हैं, अप टू 120 ml हम उसको एज के हिसाब से बढ़ाते हैं। वे 40, 60, 70, 80, 90, 120 ml तक मैं अनुवासन की मात्रा देता हूं। जो योग क्रम है उसमें भी 60 ml से शुरू करता हूं, और डेली 20 ml से बढ़ा के उसको 120 ml तक हम लेके जाते हैं। बस्ती यंत्र जो है, अभी जनरली इनिमापॉट, कैथेटर, सिंपल कैथेटर, निरोह देना है तो 12 नंबर का कैथेटर, अनुवासन देना है तो 8 या 10 नंबर का कैथेटर, ऐसा यूज करके आप बस्ती जो है वो दे सकते हैं। कुछ लोग बस्ती पुटक से देते हैं, उनके लिए भी प्रणिधान है। बस्ती पुटक से जो लोग देते हैं वो भी बस्ती पुटक से भी दे सकते हैं। बस्ती पुटक में दो तरीके के, एक प्लास्टिक का भी आता है यूज एंड थ्रो वाला, और दूसरा जो है वो धातु का या पीतल के धातु का भी आता है, जो आपको ऑटोक्लेव करके यूज करना है। तो बस्ती यंत्र जो है, बस्ती पुटक जो है, एक तो इनिमा पॉट और 12 नंबर का कैथेटर यूज करना है, या फिर आपको बस्ती पुटक और वो बस्ती नेत्र जो है पीतल का, या फिर यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक का, ये दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। बस्ती पुटक जो है ये ग्रंथों में अलग अलग आए हैं, लेकिन अभी रबर के बस्ती पुटक अच्छी तरह से मिलते हैं। निर्विकार आयुर्वेद फार्मेसी में ये बस्ती पुटक भी अवेलेबल है। उसके लिए जो बस्ती नेत्र चाहिए वो भी अवेलेबल है। और उसका जो जिसके जिसको बस्ती पुटक से नहीं देने आता, वो आप इनेमा पॉट से, सिंपल रबर कैथेटर से और ग्लोव से आप बस्ती दे सकते हैं। इससे ज्यादा आपको बस्ती के लिए साधन सामग्री नहीं लगती है। हमने एक चेक लिस्ट बनाई है बस्ती के लिए, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि जब 37 पेशेंट्स होते हैं तो कौन सा पेशेंट्स कब किस रूम में रहेगा, कौन सा थेरेपिस्ट करेगा, इसके लिए जब थेरेपिस्ट ये पेशेंट्स लेता है तो पहले दिन में वो आइडेंटिफाई ऑफ द पेशेंट्स करता है। बस्ती अरह है अनर है ये वैद्य डिसाइड करता है। बस्ती हमारे यहाँ पे हर एक पंचकर्मा के पहले ईसीजी कंपलसरी होता है, और बाकी अगर इन्वेस्टिगेशन कुछ रिक्वायर्ड होते हैं तो वो भी हम करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। ईसीजी करते हैं तो कोई पेशेंट्स को अपने को पता चल जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे हैं, ईसीजी में पता चला इस्चेमिया है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उसको हार्ट ब्लॉक है, फिर उसकी ट्रीटमेंट हुई और फिर उसके बाद वो बस्ती करने आया, ऐसा भी हुआ है। इसलिए वो 48,000 का अच्छा क्वालिटी का मशीन्स मैंने लिया है। दो दो मशीन्स आज मेरे ईसीजी के मेरे पास है, क्योंकि 37 अगर पेशेंट्स आपको एक दिन में करना है तो उसके लिए सिस्टम्स होनी चाहिए। तो हर एक पेशेंट्स का हमारे यहाँ पे ईसीजी होता है। आप भी आपके पास ईसीजी की मशीन्स रखो, एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आप अटैच हो जाओ, जिससे वो हमारे यहाँ पे तो मतलब देखो, अगर आपके पास ईसीजी में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपके पास एक ही बचता है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना। तो इसी तरह से आप एक कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिल जाते हैं तो वो आपका ईसीजी फ्री में आपको रीडिंग करके बता देता है, और जिसमें प्रॉब्लम है वो बोलता है इसको 2D को टीएमटी कर ले और फिर तेरा जो ट्रीटमेंट करना है वो कर दे, ऐसा हमेशा वो हमें बताता है। तो इसीलिए उससे जुड़ जाओ, उसको भी थोड़ा सा पेशेंट मिल जाता है और आपको भी फ्री में उसका एडवाइस मिल जाता है। तो इस तरीके से जुड़ जाना है, एक आधे फिजिशियन से जुड़ना है,
कुछ बहुत ही डिफरेंट उसके इन्वेस्टिगेशंस आए, तो फिर उस हिसाब से उससे कोलैबोरेट करके, उससे कम्युनिकेट करके आप उससे आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए मेनली ईसीजी तो कंपलसरी ही हम हर एक पेशेंट्स में कराते हैं। दूसरा, कंसेंस लिया है क्या, मतलब ये चेकलिस्ट ही बनाइए, पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है, बस्ती अर्हता अनर्हता डिसाइड हुई है, ईसीजी उसका हुआ है, मतलब फिटनेस उसका हुआ है, उसके बाद कंसेंट्स हुआ है क्या, और पेशेंट जो है फिट है क्या बस्ती के लिए भी। तो ये सिंपली आप देख के भी डिसाइड कर सकते हैं ये पेशेंट फिट है, ये अनफिट है। जनरली जो हमारे 16 पॉइंट्स होते हैं पूर्व कर्म के, इमरजेंसी मेडिसिन ट्रे आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। दूसरे जो यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट्स रहते हैं वो क्लीन होने चाहिए। बहुत बार हम बहुत सारे लोगों के पंचकर्म यूनिट्स में गए हैं, वो बर्तन धोए नहीं रहते हैं, जब वो पेशेंट्स अंदर आने के बाद वो बर्तन धोते हैं और फिर वही कुछ तो बिना धोए बर्तन लेते हैं। तो हमारा थेरेपिस्ट, अभी हमारे पास अराउंड 10 थेरेपिस्ट है, लेकिन हर एक को ये इंस्ट्रक्शन है कि यूटेंसिल क्लीन किए बिना, इक्विपमेंट्स क्लीन किए बिना, रूम्स क्लीन किए बिना, पंचकर्मा की पेटी क्लीन किए बिना पेशेंट्स को अंदर नहीं लेना है। स्ट्रिक्टली स्टैंडिंग उसको ऑर्डर रहती है, और ये रिटर्न भी ऑर्डर भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पेशेंट्स का एम्प्टी स्टमक, अगर उसको निरूह देना है तो एम्प्टी स्टमक चाहिए, अनुवासन देना है तो मील के बाद चाहिए। ये थेरेपिस्ट ने चेक किया है क्या पेशेंट एम्प्टी स्टमक, नहीं नहीं। बहुत बार व्यापक के लेक्चर्स हम सुनते हैं और उसको अनुवासन दे दिया और वो ऊर्ध्वगत हो गया, उसको वॉमिटिंग शुरू हो गया, ये हम सुनते हैं। या वो उसका पेट भरा हुआ, मतलब खाना खा के आया और उसको निरोध दिया और उसको आगमन हो गया, और फिर वो उसकी शंखवटी कनक सुंदर हमें देना पड़ा, पेशेंट को एडमिट करना पड़ा, उसका पसीना पसीना हो गया, ये हम सुनते हैं। इसकी वजह है हमने उसको चेक ही नहीं किया वो खाना खा के आया या खाली पेट आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल चेकअप करना है, नाड़ी मल मूत्र स्वेद जिह्वा इसके बारे में पूछना है। हर एक पेशेंट्स का बिफोर पंचकर्मा और आफ्टर पंचकर्मा हमारे यहाँ पे वाइटल्स चेक होते हैं, पल्स बीपी वेट चेक होता है। उसकी लाइफस्टाइल चेक होती है, उसने क्या खाया, क्या एक्सरसाइज किया, वो कब सोया, उसने कुछ ट्रैवलिंग किया। बहुत सारे कुछ पेशेंट्स होते हैं रात को पूरा रात के जाग के सुबह आते हैं और हमें कर्म करना है ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है, क्योंकि क्या है, आप अगर इस तरीके से हर एक पेशेंट्स का कर्म करने जाएंगे और उसको कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसका कर्म करने के पहले से मेडिसिन, उसका पंचकर्म मेडिसिन प्रिपेयर्ड है क्या। हमारे यहाँ पे हर एक पंचकर्मा का जब उसका डिसाइड होता है तो उसका एक ट्रे बन जाता है। उसको अनुवासन के लिए कितना तेल लगने वाला है, निरोग के लिए क्या क्या साधन सामग्री लगने वाली है, एक नया सिरिंज उसके लिए लिया जाता है, 8 कैथेटर उसको, 5 अगर इसके कैथेटर लगने वाले अनुवासन के और 3 निरोग के लगने वाले, तो वो पूरा ट्रे हमारा पहले बन जाता है। तो पहले से ही पेशेंट लेने के पहले उसने एडिक्वेट मेडिसिन प्रिपेयर किए क्या, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूम प्रिपेयर है क्या, मैंने जैसे बोला कि रूम ही गंदी रहेगी तो पेशेंट ज्यादा आपके पास नहीं आएगा। आप हमारा कभी भी रूम आके चेक करो, आपको क्लीन ही रूम दिखेगी। दूसरा जो है कि पंचकर्मा का रूम क्लीन के बाद टेबल क्लीन है क्या, टॉयलेट चेक किया है क्या। बहुत बार ऐसा होता है एक पेशेंट खत्म होने के बाद वो मोशंस का गया हुआ रहता है नीरोबस्ती का, और वो टॉयलेट पूरा भरा हुआ रहता है, और वही टॉयलेट के ऊपर वो बिना क्लीन किए आप दूसरे पेशेंट्स को वहां पे भेज देते हो। तो हमारा ये प्रोटोकॉल ये है, वो थेरेपिस्ट ने रूम, पंचकर्मा टेबल, टॉयलेट क्लीन ही करना है, और फिर स्नेह सेदन को उसको लेना है। स्नेहन सेदन लेने के बाद उसको ये हमेशा याद दिलाना है कि आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे ही पेशेंट को सुलाना है। बस्ती द्रव्य लूकवार्म ही होना चाहिए, और वो देते वक्त स्लो और यूनिफॉर्म इंस्टॉलेशन ऑफ बस्ती ही करना चाहिए। ये उसको प्रदान करने के लिए हर दिन इसको ये पढ़ना है थेरेपिस्ट को, तो कभी नहीं भूलता है ये। उसके बाद पश्चात कर्म में उसको स्पीक ताड़न ही करना है, प्रत्यागम का टाइम चेक करना है और नोट डाउन करना है। आहार और विहार के बारे में पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते रहना है हर रोज। और उसके बाद कल उसका कौन सा बस्ती है, उसको खा के आना है, खा के नहीं आना है, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना है। ये हमारा होता है चेक लिस्ट हर एक पंचकर्म के
बस्ती के पेशेंट्स को। तो इस तरीके का चेकलिस्ट अगर आप रखते हो तो आपको कॉम्प्लिकेशन की जो संभावना है वो बहुत बहुत कम हो जाती है, और एक स्टैंडर्ड एसओपी आप प्रोटोकॉल से फॉलो कर सकते हैं। बस्ती अर्हता सबको पता है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगा। सर्वांग रोग, एकांक, कुक्षी, वातसंग, मूत्रसंग, कृमि, उदावत, स्थौल्य, मलाष्टंभ, पृष्ठशूल, इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। नहीं किसको देना है, शतक क्षीण है, छर्दी है, बद्धगुदोदर है, तीव्र आगमन है, विसूचिका है, या भोजनोत्तर जो है वो नहीं देना है। अनुवासन भक्ति कभी भी अभुक्त मतलब खाली पेट नहीं देना है, या नवज्वर है, कामला है, पांडु है, प्रमेह रोग है, अरोचक है, अग्निमांद्य है, दुर्बलता है, लिहोदर है, उदर रोग है, उरुस्तंभ है, अतिसार है, इसमें इसको अनुवासन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बस्ती जो है कि उसकी कार्य जो है अर्धी चिकित्सा बताए हुए है, उसका वात संतुलन करना, प्रसन्न रहना, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करना, ये बस्ती के कार्य है, इसलिए इसको अर्धी चिकित्सा की है। इसलिए आप बस्ती जितना करेंगे उतने रिजल्ट्स आपको जनरली मिलना शुरू हो जाते हैं। ये डॉक्टर जागृति कौन है, ये क्यों कर रही है, जरा थोड़ा सा ध्यान रखे, काम करो, क्योंकि ये यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है आप। एक तो आपको अगर अच्छी तरह से नहीं सुनना है तो लेफ्ट हो सकती है आप, नहीं तो ये फालतूपना बंद कर दो आप, जो पैड नोट पे काम करती है। तो वात दोष का बस्ती जो है, वात दोष का प्रमुख उपचार है। वायु यंत्र तंत्र धरा, ये श्लोक आपको स्कूल में कॉलेज के लाइफ में पढ़ाया गया है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं, इसलिए बस्ती को अर्धी नहीं, हम तो बोलते पूरी चिकित्सा। जहां पे आपको वमन नहीं कर सकते, विरेचन नहीं कर सकते, ऐसे हर एक पेशेंट में आप बस्ती कर सकते हैं। बस्ती में इतने वैरायटी आप कर सकते हैं, कफ शामक, पित्त शामक, रक्त शामक, कफ पित्त शामक, पित्त रक्त शामक, वात पित्त शामक, इतना आपके पास वैरायटी है। और जिसको अनुवासन नहीं दे सकते उसको मात्रा दे सकते हैं, जिसको आम अवस्था है उसको वैतरण दे सकते हैं, जिसकी निराम अवस्था है उसको मुस्तादियापन दे सकते हैं। ऐसे इतनी 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 ब्यूटी है बस्ती में, सिर्फ आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, और आपको बड़ा सेटअप की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं चलो मेरे पास बड़ा पंचकर्मा रूम नहीं है, बड़ा प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो सादा स्थानिक स्नेहन स्वेदन, अपना जो पंचकर्मा का स्टीमर कुकर आता है वो सिंपली लेके स्थानिक स्नेहन कर दो, स्थानिक स्वेदन कर दो और बस्ती करवा दो, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए बहुत बड़ी सामग्री लगती है, बहुत बड़ी जगह लगती है, बहुत बड़ा सोच लगता है। सिंपली एक दो बेड के आपके पास मतलब जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी बस्ती कर सकते हैं, ऐसा मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है, इजी है। जिसके पास टॉयलेट बाथरूम नजदीक है वो लोग ये तो इजीली ही कर सकते हैं, और जिनको ये भी नहीं वो मात्रा बस्ती करवा दो। तो बस्ती की ब्यूटी को आप मतलब अभी जनरली हम अगर देखते हैं, ये पोषण करता है, शरीर का शुद्धि करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, मानसिक स्वास्थ्य को ला देता है। शतावरी तेल जैसा बस्ती, जो डरते हैं बहुत सारे लोग, शतावरी अभीरू है, मतलब डर को कम करने वाली है। आप शतावरी तेल की मात्रा बस्ती भी 21 दिन पेशेंट्स को देते हैं तो उसका डर चला जाता है। इतनी ब्यूटी बस्ती में है, क्योंकि वात का शमन करके, कि भयात वातम बोला हुआ है। क्रोधात पित्तम, जो ज्यादा चिड़चिड़ापन करता है, ज्यादा गुस्सा करता है, उसको चंदन बाला लाक्षादी तेल की बस्ती दे दो, गुस्सा गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि क्रोधात पित्तम बोला हुआ है। भयात वातम, किसका अगर कुछ गुजरा हुआ है उसके बाद उसको अन्य बीमारियां हो गए, उसको सिर्फ शतावरी तेल की 21 दिन की मात्रा बस्ती घर पे दे दो, देखो उसके शोकात वातम चला जाएगा, भयात वातम चला जाएगा। तो ये ब्यूटी है, मतलब बस्ती की ब्यूटी कोई। और मात्रा बस्ती सिर्फ 30 ml से कुछ नहीं होता। ग्रहणी के कितने पेशेंट्स है अपने पास, उसका सब आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो सिंपली ग्रहणी के पेशेंट्स में आप सिर्फ जात्यादि तेल का या यष्टि घृत का या शतावरी घृत का 30 ml का मात्रा बस्ती दे दो। आज आप उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं सिर्फ बस्ती से। बाकी दवा तो अंदर से कुछ देवो मत फिर भी। अभी मेरे पास एक ऑटोइम्यून डिसीज जिसमें आईबीएस भी है, स्किन डिसीज भी है, उसको सिर्फ तिक्तक घृत बस्ती चालू है 30 ml का। आज उसका स्किन डिसीज पूरा ठीक हो गया है, उसका आईबीएस पूरा ठीक हो गया है, सिर्फ 30 ml का तिक्तक घृत बस्ती में देता हूं उसको। बाकी उसको वो दवा भी उसको सिर्फ
कुटजारिष्ट ही सूट होता है, बाकी दो दवा भी नहीं लेता है कुछ। कुटजारिष्ट सिर्फ दिया है और तिक्तक घृत का 30 ml का बस्ती, उसको 21 दिन देता हो, 10 दिन का गैप देता हो, वापस 21 दिन देता हो। ऐसे 3-4 महीने से चल रहा है, पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं है, पूरा स्किन डिसीज उसका ठीक गया हो गया। ये पॉसिबल्स है, ये आयुर्वेदा की ब्यूटी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नवीनतम वैद्य में आने वाले होते हैं। उसमें कौन सा बस्ती कैसे तैयार करे, बस्ती की सामग्री कहाँ से ले, बस्ती द्रव्य कहाँ से एकत्रित करे, बस्ती की तैयारी कैसी करे, और आपातकाल में कैसे प्रबंधित करे, यदि जटिलता हो तो क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब नवीनतम वैद्यों में ये जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो बस्ती अगर जो है 3 प्रकार की बस्ती होती है, एक मूत्राशय के मार्ग में, एक योनि मार्ग में, और एक गुदा के मार्ग में प्रवेश करने वाली बस्ती, ऐसा बस्ती इसमें होता है। सामान्य परिभाषा अगर देखेंगे, पित्त पंगु कफ पंगु पंगव मल धातवा वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छति मेघवत। केवल वातज रोग ही नहीं बल्कि पित्त, कफज, रक्त संसर्ग, सन्निपात, ये सभी व्याधि जो है वो वाताश्रित होते हैं। क्योंकि कफ बढ़ा कफ के स्थान में तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं लेता है, लेकिन कफ बढ़ा वात के स्थान में तो ग्रहणी हो जाता है। पित्त बढ़ा मज्जा के स्थान में तो शिरशुल होता है। पित्त बढ़ा अस्थि के स्थान में तो फिर वात रक्त हो जाता है। तो इसी तरह ये सबको लेके जाने वाला कौन है, तो वो है सिर्फ वात, और उसका नियंत्रित करने वाला कौन है, वो है सिंपली बस्ती। और आप सिंपल बस्ती देके भी इन सबको नियंत्रित कर सकते हैं। बस्ती के काल है, एक तो ऋतु भेद से अगर सोचेंगे तो वर्षा ऋतु में, और रोगावस्था भेद से देखेंगे तो व्याधि, रुग्ण, देश, सत्व, सात्म्य, वय, बल, अग्नि, कोष्ठ, परीक्षा, ये सब भिन्न भिन्न के हिसाब से बस्ती कर सकते हैं। वायु की दोष रोगों का मुख्य कारण है, ये हमने आपको बताया, और बस्ती शांत करने में सर्वोत्तम है। इसलिए बस्ती जो है आयुष्य, आरोग्य, स्रोतो शुद्धि, ओज, तेज, मेधा, इन सबको बढ़ाता है। तीनों दोष का वायु का प्रभुत्व है, वो जो श्लोक हमने अभी देखा। बस्ती का लाभ है, शीघ्र मलों का शोधन करता है, अपतर्पण, तर्पण, इस दोनों में बस्ती दे सकते हैं। उपद्रवों से सुरक्षित है, और अन्य चिकित्सा विधियों में भी ये श्रेष्ठ है। तो फिर छोले का खत्म हो गए, सेव भाजी बनाए हैं, सेव विरेचन और बस्ती की श्रेष्ठता अगर हम देखेंगे तो विरेचन में जनरली कटु, तीक्ष्ण, उष्ण औषधियों का प्रयोग होता है। उनको घृत पीना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है, और फिर लास्ट के दिन आपको पूरे दिन पेशेंट्स को विरेचन के लिए रुकाना पड़ता है। बालक में, वृद्ध में, जिसको उद्गार है, उत्क्लेश है, अप्रिय है, उदर पीड़ा है, ये सब में आपको विरेचन नहीं दे सकते। लेकिन बस्ती, मैंने जैसे बोला, 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक आप सबको बस्ती दे सकते हैं। इसलिए बस्ती जो है विरेचन से अधिक सरल है, प्रभावी है, आरामदायक है, और विशेष रूप से बालक और वृद्धों में भी हम इसको दे सकते हैं। बस्ती के गुण अगर हम देखेंगे, व्यवस्थापन, अग्निवर्धन, स्वर प्रसादन, वर्ण प्रसादन, मलोदोषों का शोधन, वली पलित नाशन, जे जो चीज आप चाहते हो। अभी आपको स्वर को अच्छा करना है, यष्टि घृत का बस्ती दे दो, स्वर अच्छा हो जाएगा। यष्टि का कार्य ही स्वर प्रसादन है। वर्ण अगर कार्य करना चाहते हो, वर्ण्यादि तेल बनाओ, उसका बस्ती दे दो, क्योंकि वर्ण्यादि गण जो आया हुआ है उसका सिद्ध तेल करके आप बस्ती देते तो वर्ण प्रसादन कार्य करेगा। मेद्य कार्य करना है तो गुड़ुचि है, यष्टि है, ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, इसका सिद्ध तेल बनाओ, या इसका सिद्ध घृत बनाओ, उसका 30 ml का, 10 ml का, 15 ml का बस्ती थोड़े दिन रेगुलर दे दो, मेद्य कार्य हो गया। बल बढ़ाना है, ऋष्य योग जो है, शतावरी, अश्वगंधा, बला, विदारी कंद, सुंठ, इसका घृत का बस्ती पेशेंट्स को दे दो। मुस्तादी अपन बस्ती दे दो, शतावरी आदि अपन बस्ती दे दो, तिक्त क्षीर बस्ती दे दो, इससे बलवर्धक कार्य होगा। शुक्र का वर्धन करना है, बस्तांड का बस्ती जो है, ऋष्य घृत हम उसको बोलते हैं, उसका बस्ती दे दो, उसकी काउंट भी बढ़ेगा, मोटिलिटी भी बढ़ेगा। शुक्र शोधन करना है आपको, कौन से दोष के वजह से शुक्र दुष्ट हुआ ये देख के, चंदन बला लाक्षादि तेल है या सहचर तेल है, उस हिसाब से आप बस्ती प्लान कर सकते हैं। और आपको आयुष्य बढ़ाना है पेशेंट का, तो चंदन बला लाक्षादि तेल है, शतावरी तेल है, या जो भी यापन चीजें हैं, इनका बस्ती आप दे सकते हैं।
इसके अगर हम प्रकार अगर करेंगे तो बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, अधिष्ठान के हिसाब से बस्ती, द्रव्य के अनुसार से, संख्या के अनुसार से और प्रकृति अनुसार। बाह्य बस्ती में कटी, ग्रीवा, जानु, शिरो, उरो, व्रण, उदर। आंतरिक में निरुह, अनुआसन, उत्तर बस्ती। अधिष्ठान में पक्वाशयगत, मूत्राशयगत, गर्भाशयगत। कषाय बस्ती, स्नेह बस्ती, रक्त बस्ती, क्षीर बस्ती, पिच्छा बस्ती, क्षार बस्ती। संख्यानुसार कर्म, काल, योग और प्रकृति अनुसार मृदु, तीक्ष्ण और मध्यम। यापन में माधु तैलिक है, यापन है, सिद्ध है। तेल कषाय में तेल है, कषाय है। और अनुवासन में स्नेह, अनुवासन और मात्रा बस्ती। मात्रा अनुसार भी बहुत सारे बस्तियां होती है। द्वादश प्रासूतिक, चतुर्प्रासूतिक, पंच प्रासूतिक, अष्ट प्रासूतिक बस्ती, ये बस्तियां इसमें होती है। नव प्रासूतिक, पादहीन, अर्धमात्रिक, मतलब मैंने बोला ना, n नंबर ऑफ ऑप्शंस अपने पास यहाँ पे बन जाते हैं। मात्रा के अनुसार अनुअसर, स्नेह, मात्रा बस्ती। अधिष्ठान के हिसाब पक्वाशयगत, मूत्राशयगत, गर्भाशयगत, व्रणगत, ये बस्तियां इसमें होती है। एक 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और वैद्य प्राजक्ता गरुड़ जो है उनको मैं बोलता हूँ कि वो 2 मिनट के लिए ब्रेक में जो आप अनाउंसमेंट करना चाहती है वो कर सकती है। हेलो एवरीवन टू ऑल। आज जो है अभी हमारा स्त्री वेदा जो कोर्स है उसके हम सीरीज हमारा शुरू है। तो वो सीरीज में हमने पहले 2 लेक्चर लिए थे जिसमें हमें मैम का जो है मार्गदर्शन मिला था। उसमें हमें इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो था उसमें हमने सीखा था। और आज का जो तीसरा जो लेक्चर सीरीज है हमारा उसमें हम बस्ती रिलेटेड सीख रहे हैं। मतलब बस्ती क्या है, बस्ती कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आने वाले जो पेशेंट रहेंगे उसमें हम कैसे यूज करेंगे, और जो स्त्री रोग का हम स्पेशलिटी प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी हमें बस्ती का कैसा फायदा हो सकता है, क्या क्या, वो हम पूरा आज के इतने अच्छे गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम ये सर से सब सीख रहे हैं। तो उसी के साथ साथ जो हमारा आने वाला कोर्स है जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री वेदा जो कि आयुष मिनिस्ट्री अंडर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ अंडर एक्रेडिटेड कोर्स है, जिस कोर्स में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो हमें है हम जो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको स्पेशलिटी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मतलब जिनको इच्छा है कि मुझे अभी स्पेशलिटी प्रैक्टिस करनी है। बहुत लोगों को गायनेक में इंटरेस्ट होगा बट उनको अभी वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको अभी आयुर्वेद पे आना है। तो वो स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते समय हमें जो बेसिक है जैसे कि आयुर्वेदिक एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, तो वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बेसिक से मैम जो है वो हमें गाइड करने वाली है कि वो बेसिक से लेके पूरा ओपीडी डालने तक हमें क्या क्या करना है, जो हमारा रूट होगा वो कैसे होना चाहिए। तो केस टेकिंग के साथ साथ मतलब हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखा, उसके साथ केस टेकिंग कैसा लेना चाहिए, क्योंकि स्त्री रोग का जो केस टेकिंग रहेगा, जैसे वंध्यत्व जैसे केसेस होते हैं, वंध्यत्व का जो कारण रहता है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कारण रहते हैं। हर एक वंध्यत्व की जो केस रहेगी वो कुछ अलग हमें सिखाती है, तो उसका केस टेकिंग भी वैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा या अकॉर्डिंग टू गायनेक जब हम स्पेशलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो पर्टिकुलर उसमें हमें क्या नोट करना चाहिए, स्त्री रोग का केस टेकिंग कैसा लेना चाहिए। उसके साथ साथ जब हमें केसेस आएंगे, अभी डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं, तो केस टेकिंग हमने सीखने के बाद जैसे कि डिफरेंट केसेस आएंगे जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गए, तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में हमें प्यूबर्टी से लेके डिसमेनोरिया, अमेनोरिया, उसके साथ ओलिगोमेनोरिया, बहुत सारे जो फीमेल पेशेंट आएंगी, जो छोटी लड़कियां होंगी, उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस जैसे भी सिम्टम्स दिखेंगे या पीसीओडी रहेगा। इन सबको हमें कैसा ट्रीट करना है, उनका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए। जब हम ओपीडी में आएंगे, जो पेशेंट्स आएंगे उनको काउंसलिंग कैसा करना होता है, पीसीओडी हो गया या पीएमएस जैसी कंडीशन हो गई तो वो जो गर्ल्स रहेंगे उनका काउंसलिंग, उसके साथ साथ उनका बताने वाला डाइट, योगा, तो आहार जो रहेगा, हर एक कंडीशन में आहार कौन सा होना चाहिए। गायनेक कंडीशन हो गया, ऑप्स कंडीशन हो, जैसे कि गर्भिणी से लेके सूतिका तक, या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से लेके
हर कोई जो सिंड्रोम रहते हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी हो गया, इन सब कंडीशन में हमें आहार कौन सा होना चाहिए, किस कंडीशन में क्या आहार का महत्व है, क्योंकि आहार का महत्व हमारे आयुर्वेद में बहुत बताया गया है। तो आहार के साथ साथ हम योगा भी बताएंगे, मतलब योगा कैसे, किस कंडीशन में कौन सा योगा इस्तेमाल होना चाहिए, योगा का क्या महत्व है, इस योगा महत्व से हमें कौन सी कंडीशन हम टैकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ काउंसलिंग कैसा होना चाहिए, इसका भी हम सेपरेटली इस मॉड्यूल में अरेंज करने वाले हैं लेक्चर। जैसे कि आने वाले योनि व्यापत में जैसे कि एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन, उसके साथ साथ मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जो है, वो इनफर्टिलिटी कैसे ट्रीट करना है, उसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है, मेल इनफर्टिलिटी में सत्वावजय चिकित्सा क्या होती है, सेक्सोलॉजी क्या है, सेक्सोलॉजी का काउंसलिंग रहेगा, मेल या फीमेल दोनों पार्टनर का काउंसलिंग कैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ जो उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहेगी या इन्वेस्टिगेशन कौन से करने चाहिए। अगर पेशेंट इतने बड़े बड़े फाइल लेके आया है तो उनका मोटो जो हमारा उनका देखने का नजरिया है, उनका काउंसलिंग बेस कैसा होना चाहिए। ये जो टोटल कंडीशन रहेगा जैसे इनफर्टिलिटी हो गया, उसमें हम शमन क्या करेंगे, शोधन चिकित्सा क्या करेंगे, शमन में इस्तेमाल करने वाली जो औषधि रहेगी जैसे कि गुटी इस्तेमाल करना है या क्वाथ इस्तेमाल करना है या आसवरिष्ठ देना है, या पेशेंट को ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वहां पे मात्रा बस्ती देनी है क्या, मतलब हर कंडीशन में देने वाली शमन चिकित्सा का प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए। उसके साथ पेशेंट का शोधन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है क्या, शोधन में सिर्फ हम पंचकर्म करेंगे कि आने वाले हर पेशेंट का उपकर्म भी उसके साथ करेंगे। तो जो ओपीडी में आने वाले पेशेंट है उनका बेसिकली उपकर्म क्या होना चाहिए, छोटा पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ जो है उसका पेन मैनेजमेंट करने के लिए हम वहां पे कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे कि विद्य कर्म हो गया, इनफर्टिलिटी मसाज हो गया, उदर धारा हो गया, ऐसे कुछ कंडीशन हम कर सकते हैं क्या, उसका व्यू कैसा है, कौन से कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना है। इसका सबका जो मॉड्यूल है हमने इस लेक्चर सीरीज में डाला है। अभी स्त्री रोग के बाद हम थोड़ा सा प्रसूति तंत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे कि शुरुआत करते हैं गर्भ विज्ञान से। गर्भ विज्ञान क्या है, उसमें गर्भावधान विधि क्या होता है, गर्भ जब मासानुमासिक उसकी वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के टाइम उसका आहार, उसका जो फीमेल रहेगी मदर, उसका योगा कैसा होना चाहिए, गर्भ संस्कार क्या होता है, गर्भ संस्कार में म्यूजिक थेरेपी और मंत्रा थेरेपी जो रहेगी, उसके साथ साथ पेशेंट का मेंटल और इमोशनल केयरिंग जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम, वो कैसा होना चाहिए। गर्भिणी की जो परिचर्या है, गर्भिणी परिचर्या के साथ साथ गर्भ के व्यापत और गर्भिणी व्यापत, फिर इस कंडीशन में हम जो डाइट और आहार विहार बताएंगे, उसके साथ साथ जो मिस कैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, उसमें पेशेंट ने क्या फॉलो करना चाहिए, उसका गर्भिणी व्यापत में जो रहेगा जैसे कि ज्वर हो गया, अरुचि हो गया, इस कंडीशन में जो है हमें पेशेंट को क्या सलाह देना है, क्या काउंसलिंग देना है, उसका कॉजेस क्या रहेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसा प्लान रहने वाला है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा होगा, आयुर्वेदिक तरीके से हम उसका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, उससे हम पेशेंट को क्या काउंसलिंग करेंगे। उसके साथ जो प्रसव विज्ञान रहेगा जैसे कि प्रसव के बारे में, प्रसव की अवस्था कैसी है, उसके व्यापक कुछ है क्या, पेशेंट का सूतिका काल में उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हर एक पेशेंट को उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करके उनको बता सकते हैं कि पेशेंट की चर्या कैसी होनी चाहिए, उसका अगर व्यापक है तो कोई व्यापक में पेशेंट को, हेलो, हाँ, तो जो व्यापद रहेंगे तो व्यापद को कैसे टैकल करना है, उसमें हमें शमन या शोधन चिकित्सा क्या देनी है। हर एक जो कंडीशन रहेगी, हर एक व्याधि रहेगा, इस हर कंडीशन में एक प्रोटोकॉल क्या रहेगा, उसका लक्षणें कौन सी रहेगी, उसको हमें देने वाली शोधन चिकित्सा या शमन चिकित्सा, हर एक के बारे में जो प्रोटोकॉल के साथ हम एक हर चीज जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करते टाइम जैसे कि इनफर्टिलिटी आ गया तो इनफर्टिलिटी के बारे में होने वाले जो भी केसेस रहेंगे वो केसेस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक होती है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती है जिनको पहली बार जब वो मदर बनती है तो उनको टेक्निक मालूम नहीं होता, तो प्रॉपर टेक्निक कैसा है, उनको कैसे सिखाना है, उसके बारे में भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। और जो आने वाले हैं स्तन्य और स्तन रोग के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है
उसका भी जो हेतु, उसकी चिकित्सा और उसको करने वाली काउंसलिंग, और कॉमन डिसीजेस जो स्त्री रोग में पाए जाते हैं जैसे कि ओबेसिटी हो गया, थायराइड हो गया, पाइल्स हो गया, इसके बारे में जो है पेशेंट हमें बार बार पूछते रहते हैं। तो उनको काउंसलिंग करके उनको कैसे ट्रीटमेंट देना है, और हर एक बार कैसे होता है कि पेशेंट जब जितना भी ग्रुप हमारा बनेगा तो उस ग्रुप में हम ओपन डिस्कशन वहां पे रखते हैं, जिसमें आप हर दिन डेली जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हर दिन उसमें हम डिस्कस करेंगे, जितने भी आने वाले हर रोज के ओपीडी में क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा स्पेशलिटी प्रैक्टिस है, स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते टाइम हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या मेंटेन करना है, वो उसके मेंटेन करने के साथ वहां पे कंसेंट लेना इम्पोर्टेंट है क्या, उसका सेटअप कैसा होना चाहिए, वो सेटअप में हमें उत्तर बस्ती करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे। मतलब बेसिक से लेके जो एडवांस तक जितना भी आपको वो चीजें लगने वाली है वो पूरा हम इस कोर्स में शामिल करने वाले हैं। वहाँ पे गाइडेंस जो है हमें मैम और सर का वहाँ पे गाइडेंस हमेशा मिलता रहेगा। इसके साथ साथ कोई और जो स्पीकर्स है, गेस्ट स्पीकर्स भी और गेस्ट लेक्चर्स भी हमने वहाँ पे रखे हैं, जिससे जो है हमें सब लोगों को एक नॉर्मल टू एक स्त्री वेदा डॉक्टर जो बनने का सफर है वो तय करने में हमें हेल्पफुल रहेगा। तो होपफुली आप सभी लोगों को इसके बारे में अच्छा पता चला होगा। ये हमारे सब मॉड्यूल्स है इस कोर्स के, और ये कोर्स जो है हमारा वो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मान्यता प्राप्त है। और मैडम, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, और कोई तो भी व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है। एक बार वापस से शेयर कीजिए ना। ओके। पूजा पवार मैडम, प्लीज आप व्हाइट बोर्ड मत यूज कीजिए। हेलो। तो ऐसा जो है ये हमारा कोर्स है जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मान्यता प्राप्त है। तो आप सभी लोगों को ये बता रही हूँ, मतलब मैंने भी ये कोर्स पहले किया है और ये कोर्स से मुझे बहुत अच्छा सा फायदा भी मिला है। और भी बाकी जो व्यूज है वो आप देख सकते हो। और उसके साथ इस कोर्स के रिगार्डिंग और किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप ललित हेड़ा सर, मंजू मैम और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या जो ग्रुप का लिंक है उस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। So thank you so much all of you. थैंक यू मैडम। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं सर। बस्ती के भेद के बारे में हम जान रहे थे। बस्ती के काफी भेद हम दे सकते हैं, व्रणगत, गर्भाशयगत। निरो बस्ती में भी आस्थापन बस्ती है, माधुतैलिक बस्ती है, बस्ती, कषाय प्रधान ये बस्ती है। अनुवासन में स्नेह प्रधान ये बस्ती है।
कार्मुकता से शोधन, लेखन, स्नेहन, ब्रूहन, व्यवस्थापन और संख्या के आधार पर कर्मो बस्ती 30, काल बस्ती 16 और योग बस्ती 8। बस्ती कर्म की कार्मुकता अगर आप देखेंगे तो जनरली ये शरीर में पूरा फैल के अगर वाद का प्रिंसिपल लेके हम अगर सोचते हैं तो ये प्रॉपरली हमें दोषों का, मलों का निरोहन करने में फायदा करता है। निरोहन बस्ती क्या, उसके वर्ड में ही है, निरोहन मतलब निकाल देना, दोषों का निवारण करना, शरीर के जो गंदगी जमी है उसको निकाल देना। इसलिए वात के संबंधी विकारों को दूर करने में ये सहायता करता है। अनुवासन बस्ती जो है वो जनरली पोषण करने का काम करता है, नरिशमेंट करने का काम करता है, धातु का शैथिल्य नाशक है, धातु का पोषक है। प्रधान कर्म की कार्मुकता से अगर हम देखेंगे तो जनरली अभी पेशेंट्स और ये सब देख के आइडियली वात काल में बस्ती जाना चाहिए 6 से 9 या शाम को 4 से 7 बजे। लेकिन अपने पेशेंट्स और ये सब देख के हम सुबह 6 से लेकर रात को 7 बजे तक ये बस्ती कर्म जो है चालू रहता है। आप ने पूर्व कर्म में देखा पेशेंट्स का नाड़ी, वजन, बीपी, सर्वांग स्नेहन, स्वेदन, वाम पार्श्व उसकी स्थिति लाना और वो इसी स्थिति में बस्तिक द्रव्य अच्छी तरह से अंदर फैलाना, ये इसका जनरली आतुर सिद्धता है। ये फोटो हम हमेशा पेशेंट्स को दिखाते हैं, समझाते हैं। और बस्ती नेत्र जो है वो सुखोष्ण तेल से स्निग्ध करे ताकि ओके ड्राइनेस वहां पे ना लगे। अगर पुटक में वायु हो तो बस्ती पुटक से वायु को निकाले, अराउंड 4 अंगुली तक गुदा में धीरे धीरे इसको प्रवेश कराए, फिर बस्ती पुटक को समगति से दबाए ताकि बस्ती द्रव्य पक्वाशय तक पहुंच जाए। बस्ती पुटक के कुछ द्रव्य शेष रहने दे ताकि वायु अंदर ना जाए। जो बस्ती पुटक से देते हैं वो कुछ द्रव्य शेष रहने दो, और जो सिरिंज से देते हैं जनरली वो अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। बस्ती पश्चात जो है कमर के नीचे के हिस्से को थोड़ा थपथपाए ताकि बस्ती द्रव्य सम्यक प्रकार से फैल जाए। बाद में रोगी को उत्तान अवस्था में लेटने को कहे तथा बस्ती प्रत्यागम पर ध्यान लगाए। यदि बस्ती का निर्धारण कर्म काल योग के अनुसार किया गया है तो प्रत्येक निरोग बस्ती के अगले दिन अनुवासन बस्ती देना चाहिए। हम जनरली सीक्वेंस के बारे में देखते हैं तो 5 अनुवासन और 3 निरोध देते हैं। उसमें रुक्षता अगर रुग्णों को ज्यादा रहेगी तो पहले 2 अनुवासन देते हैं, और रुक्षता मध्यम रहेगी तो लास्ट के 2 अनुवासन देते हैं। ये इतना चेंजेस हम रूटीन के इसमें करते हैं। बस्ती प्रत्यागम के काल के बारे में देखेंगे तो जनरली निरोह बस्ती जो है लगभग 48 मिनट्स तक हम उसकी वेट दे सकते हैं। आजकल सिर्फ 2 पेशेंट, आज तक 2000 आउट ऑफ 2000 पेशेंट सिर्फ 2 पेशेंट्स में ऐसा हुआ है कि अप टू 48 मिनट्स बस्ती नहीं आया तो उनको थोड़ा चलने को बोला, पेट के ऊपर थोड़ा सा गर्म सिकाई किया तो उनका बस्ती प्रत्यागम हो गया। तो ये जनरली अगर हम निरोह देते हैं तो उसके बारे में, प्रत्यागम के बारे में हमें सोचना है। लेकिन हम अगर मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती देती है तो बस्ती द्रव्य की मात्रा कम होने से बस्ती का प्रत्यागम नहीं होता है, तो कभी दूसरे दिन ही होता है। कर्म के बाद फिर उसका बीपी, नाड़ी, वजन जांच करे और शरीर उसको बताए। निरोग बस्ती के पश्चात उसको परिहार का पालन करे, अर्थात अहितकर आहार विहार का सेवन न करे। इसलिए हमारा जो केस पेपर है उसमें ये एवरीथिंग लिखा होता है। अनुबस्ती, अनुवासन बस्ती है, लघु भोजनोत्तर देना है, थोड़ा दाल खिचड़ी या राजगिरा का लड्डू या खजूर, काला किशमिश, अंजीर या एखादा थोड़ा रवे का शीरा, ऐसा कुछ तो खाने खा के ही पेशेंट्स को आने को बोलना है। और उसके बाद उसको 60 ml से लेके हम 120 ml तक देते हैं, 240 ml तक देते नहीं है। अराउंड 100 ml की सिरिंज अगर आप यूज करते हैं तो उसमें 120 ml इजीली बैठता है। और बस्ती के बाद पेशेंट को विश्राम दे और अनुवासन को बेहतर परिणाम के लिए लंबे समय तक उसको बने रहना चाहिए। ये निरोग के अनुसार ही उसकी बाकी प्रक्रिया रहेगी। कर्म बस्ती में जनरली 30 बस्ती दिया जाता है। उसमें अस्थापन और निरोहन, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो पहले अनुवासन, फिर 10-12 वैकल्पिक में अस्थापन अनुवासन और अंत के 5 अनुवासन देना है। काल बस्ती में पहले अनुवासन, फिर निरोह अनुवासन, वैकल्पिक में 11 बस्ती और लास्ट के 3 अनुवासन देना है। कुल 16 बस्ती उसमें देना है। जनरली योग बस्ती में पहले अनुवासन, फिर वैकल्पिक और लास्ट के 2 अनुवासन। और मैंने जैसे बताया ज्यादा रुक्षता रहेगी तो लास्ट वाले पहले 2 अनुवासन हम देते हैं। शरीर को स्नेहन देना है,
कठोर मल का मुलायम करना है, शक्ति का वर्धन करना है, भूख को बढ़ाना है, ये इसके उपयोग है। 1 घंटे बाद पेशेंट्स को स्नान करने को बोल सकते हैं। हल्का या गर्म का निरोग के बाद हल्का या गर्म का भोजन करें। स्वेटर स्कार्फ कान की रक्षा करें। 12 घंटे तक जितना हो सके विश्राम करने को बोलना है। लेकिन आजकल मतलब उतना विश्राम नहीं हो पाता लोगों का, तो जितना हो सके उनका बोलो। ठंडी हवा, ठंडा पानी, ठंडी चीजें, भूख ना हो तो भी भोजन करे, ये चीजें से, या दिन में सोना, ये चीजें उनको अवॉइड करना है। अभी जो बस्ती है उसमें क्या द्रव्य है और क्या उसकी कार्मुकता है, ये आप थोड़ा हम देखेंगे। शुक्रानिल विबंधेशु बस्ती है जो दशमूल, हरितकी, आवड़ा, मदन फल, ये द्रव्य इसके है। इसकी कार्मुकता अगर देखेंगे, ये वातनाशक, शूलहर, बल्य, शोथ कम करने वाला, पीसीओडी में सबसे बेस्ट बस्ती ये दिया जाता है, क्योंकि इसकी कुछ रसायन द्रव्य भी है और कुछ ये स्रोतोशोधक भी है। तो इसीलिए शुक्रानिल विबंधेशु बस्ती जो है वो पीसीओडी में या बीज ग्रंथि की वृद्धि में या बीज ग्रंथि के प्रॉब्लम्स में काफी अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। उसी तरह उसमें द्रव्य भरण जो है 60 ml लेना है, 960 ml पानी लेना है, उबाल के 240 ml रखना है, और उसमें फिर शहद 40 ग्राम, लवण 10 ग्राम, सिद्ध तेल 60 ml, कल्क जो है 20 ग्राम और प्रक्षेप जो है 10 ग्राम, ऐसा मिला के हम ये शुक्रानिल विबंधेशु बस्ती बना के देते हैं। उसी तरह ये एक मोटिवेशनल थोड़ा सा बीच में बड़े है ना, तो तुम्हें काम भी बड़े करने पड़े। अगर तुम्हें बिना प्राइस टैग देखे चीजें खरीदने का शौक है, तो तुम्हें बिना घड़ी देखे काम करने का शौक पालना पड़ेगा। अगर तुम्हारे शौक बड़े हैं ना, तो तुम्हें काम भी। एरनमुलादि बस्ती, इसमें एरनमुला, लघु पंचमूल, रासवा, अश्वगंधा, शतावरी, पुनर्ना, ये सबसे अच्छा बेस्ट निरोहन बस्ती है। सोनी प्रदेश में सूजन होना, गर्भाशय क्षेत्र में पीड़ा होना, वात का नियंत्रण होना, गर्भाशय का बल्य बनना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, गर्भाशय की सूजन कम करना, रक्त शुद्धिकर, गर्भाशय शुद्धिकर, वातहर प्रभाव, ऐसे द्रव्य इसमें सब है। इसको देंगे तो 100 ग्राम भरड़ लेना है, 1600 ml पानी लेना है, उबाल के 400 ml बचाना है। उसके साथ शहद 40 ग्राम, लवण 10 ग्राम, सिद्ध तेल 60 ml, कल का एरण मुलादी का 20 ग्राम, और प्रक्षेप मदन फल और बड़ीशेप का 5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, और काढ़ा 40 ml, ऐसा बस्ती एरण मुलादी का देना है। ये सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। पंचतिक्त निरोह बस्ती, पटोल, निम्ब, आंवले की रासना और सप्तपर्णा, ये पंचतिक्त कुष्ठ निरोह बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये सूजन को, कफ रक्त दोष को, योनि शोधन को, हार्मोन्स को या योनि संक्रमण को सबसे बेस्ट बस्ती ये माना जाता है। इसमें 100 ग्राम भरड़, 1600 ml पानी, 400 ml बचाना है, और सेम जो बाकी कंटेंट्स है वो सेम है। उसी उसी का पंचतिक्त कुष्ठ निरोह हमने उसको बोला, जिसमें कफ, पित्त, रक्त शुद्धिकर, शोथहर, ये सब द्रव्य है। उसी तरह पंचतिक्त कुष्ठ का, इसका पंचतिक्त कुष्ठ नाम है। एरण मुलादि माधु तैलिक, सॉरी, एरण मुलादि माधु तैलिक नहीं है, इसमें एरण मूल भरड़, एरण मूल ही सिर्फ भरड़ होती है, ये गलती से यहाँ पे उसको माधु तैलिक नाम दिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ एरण मूल भरड़ होती है। 100 ग्राम भरड़ लेना है, 1600 ml पानी लेना है, 400 ml उसको बचाना है, और इसमें सिद्ध तेल जो है 120 ml है, शहद जो है वो 120 ml है, और लवण जो है 10 ग्राम है। इसके 60 ग्राम भी दे सकते हैं पेशेंट्स के हिसाब से। 60 ग्राम भरड़ लेके आपको 640 ml 60 ग्राम भरड़ लेके 960 ml उसको आपको पानी लेना है, 240 ml उसको बचाना है, और ये बाकी जो शहद और मध जो है ये 120 ग्राम डालना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत होगा। मुस्ताद यापन बस्ती, ये तो यापन है, ताकत देने वाला है, नसों को बल्य कर देने वाला है। आपको गर्भाशय का पोषण करना है, गर्भाशय में स्थिरता लाना है। नसों में तकलीफ होने की वजह से अगर गर्भाशय शैथिल्य आ जाता है तो ये ठीक करने में सबसे बेस्ट बस्ती है। इसका 37.5 ग्राम भरड़ लेना है, 480 ml पानी लेना है, 120 ml बचाना है, उसमें 120 ml दूध डालना है, फिर उसको वापस 120 ml बचाना है, उसमें 40 ml एक तो अस्थि मज्जा घृत या तिक्त घृत डालना है, और इस तरीके से 160 ml का यापन बस्ती आप दे सकते हैं।
ये स्लोली देना है, जितना ज्यादा देर रहेगा उतना ज्यादा पेशेंट्स को अच्छा फायदा होता है। तिक्तक्षीर बस्ती जिसमें निम्बोपोटोल, वासा, गुडुचि, कंटकारी ये कंटेंट्स होते हैं, इसमें तिक्तक्षीर बस्ती में 30 ग्राम भरड़ लेना है, 480 ml पानी लेना है, 120 ml बचाना है, उसमें 120 ml दूध डालना है, 40 ml बचाना है और 160 ml का तिक्तक्षीर का बस्ती देना है। इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, अगर घर पे देना है तो 10 ग्राम भरड़ लेके 160 ml पानी, 40 ग्राम बचा के उस 40 ml बचा के उसमें 40 ml दूध डाल के 40 ml उसको दूध में 20 ग्राम घी डाल के 60 ml का भी बस्ती आप घर पे तिक्तक्षीर का दे सकते हैं, ये भी आपको पॉसिबल है। पैतरन बस्ती इमली, गुड़, सेंधा, लवण, तिल तेल और गौमूत्र। इसको इमली जो है वो 20 ग्राम लेना है, गुड़ जो है वो 40 ग्राम लेना है, सेंधा 30 ml लेना है, तिल तेल 60 ml लेना है, गौमूत्र शुरू में 60 ml लेना है। ऐसा 180 ml का बस्ती आप इसको दे सकते हैं। जरूरत के हिसाब से आप गौमूत्र जो है ये इसमें बढ़ा सकते हैं। पेशेंट पेपर ये मैं ग्रुप में भेजता हूँ। ये पेशेंट्स के लिए बस्ती क्या होता है, आपको क्या लेके आना है, आपके पास टाइम है क्या, आप किस तरह से कर सकते हैं, आपके पहले दिन कौन सा बस्ती होगा, दूसरे दिन कौन सा होगा, उसमें काढ़े का बस्ती का के दिन आपको खाली पेट आना है, ये सब इसमें पेशेंट्स को ये पेशेंट्स पेपर जाता है। दूसरा जो है सम्मति पत्र, ये सम्मति पत्र एवरीथिंग इसमें मेंशंस है। एज पर टुडेस नॉर्म्स के हिसाब से, NABH एक्रेडिटेड के हिसाब से, मेडिको लीगली सेफ के हिसाब से ये कंसेंट पेपर बनाया गया है। बस्ती केस पेपर, इसमें एवरीथिंग मेंशंस है जो मैंने पूर्व कर्म में बताया। बस्ती का सीक्वेंस क्या रहेगा, किस तरीके से इसको बनाना है, कितना बचाना है, डॉक्टर सिग्नेचर, थेरेपिस्ट सिग्नेचर्स, उसके बाद पेशेंट्स कितने बजे आया, कितने बजे वो बाहर चला गया, कितने बजे वो घर पे चला गया, उसका BP आने के पहले क्या था, जाने के बाद क्या था, एवरीथिंग इसमें मेंशंस होता है। उसी तरह से उसमें क्या खाया, सुबह नाश्ते में क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, शाम को क्या खाया, रात को क्या खाया, इसके अलावा खाने के अलावा और कुछ क्या खाया, उसने ट्रैवलिंग कितना किया, एक्सरसाइज कितना किया, स्लीप उसकी कैसी रही, उसके सिम्टम्स, हर एक सिम्टम्स वो जिसके लिए बस्ती कर रहा है वो सिम्टम्स में ग्रेडेशंस लगाना है। शुरू में 100% ग्रेडेशंस लगा के उसका आगे आगे कितना फायदा हुआ ये भी आपको देखना है। बस्ती का टाइप कौन सा दिया, कितना क्वांटिटी में दिया, कितने बजे उसको दिया, बाहर कितने बजे आया, कितने बार वो बाहर आया, बाहर आते हुए क्या क्या बाहर आया, मोशंस आया, ऑयल आया, सिर्फ काढ़ा ही आया, मोशन कैसा रहा, यूरिनेशन उसका कैसा रहा, टेस्ट उसकी कैसी है, हंगर कैसा है, एब्डोमिनल फीलिंग कैसा है, थर्स्ट कैसा है, स्वेट कैसा है, एनी अदर सिम्टम्स आफ्टर बस्ती कुछ हुए या दिन भर में कुछ उसको अलग सिम्टम्स कुछ हुए, डॉक्टर्स ने उसको क्या एडवाइस किया, थेरेपिस्ट का साइन और डॉक्टर साइंस, इतना हम बस्ती के पेपर्स में उसको लिख के लेते हैं। उसको रुक्षण पाचन के बारे में पहले ही पूछा जाता है, उसका ये पेपर उसको दिया जाता है। सम्यक योग के लक्षण, लाघवता, रुचि, अग्निदीप्ति, पक्वाशय मालाशय में लघुता, रोग शमन, स्वास्थ्य प्राप्ति, बल वृद्धि, ये सब लक्षण उसके बारे में हमें हमें सम्यक योग में लेना है। अयोग होता है या अति योग होता है, अयोग हुआ अगर बस्ती अच्छी तरह से बाहर नहीं आया तो वापस एक बार आप बस्ती दे सकते हैं। अति योग हुआ तो आपको स्तंभन के लिए सिंपली जात्यादि ग्रोथ, शतावरी ग्रोथ, इसके भी बस्ती आप दे सकते हैं। क्या अति योग होके क्या लक्षण हुआ है, अगर पेशेंट्स को बार बार 5-6 बार मोशन जाना पड़ता है तो अतिसार शामक चिकित्सा जो है ये भी आप कनक सुंदर जैसे द्रव्य है, कुटजारिष्ट जैसे द्रव्य है, कुटज घन जैसे द्रव्य है, ये स्तंभक करके भी, या जाति फलादिवटी जैसे द्रव्य है, ये आपको अगर उसको बहुत बार मोशंस होती है तो ये ऐसा दे सकते हैं। उसको ब्लडी मोशंस होती है तो फिर आप स्तंभक के लिए रक्त स्तंभन जैसे द्रव्य है, या फिर औदुंबरावली जैसे द्रव्य है, या लोकली स्थानिक भी आप जात्याधिक घृत जैसे अनुवासन के बस्ती है, यष्टि घृत के अनुवासन बस्ती है, ये आप अगर लूज मोशंस मतलब ब्लडी मोशंस अगर होते हैं तो ऐसा देते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को पाइल्स होते हैं और मोशन वो निर्वहन के बाद वो पाइल्स बाहर आके उसको दर्द होता है तो सिंपली अवगाह आप दे सकते हैं, कैशोर कांकायन वटी देते हैं तो ये पाइल्स अपने आप अंदर जाते हैं। तो मतलब अति योग इससे ज्यादा नहीं होते, एक तो पाइल्स की तकलीफ हो सकती है, खून आ सकता है, ज्यादा लूज मोशंस हो सकता है, इसके अलावा हमने तो भी आज तक कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देखा नहीं, और ये जो सब कॉम्प्लिकेशंस वो इजीली ठीक होने वाले हैं।
और अयोग में किसी का पेट पूरा क्लीन नहीं हुआ ऐसा लगेगा, उसको वापस बस्ती दे दो, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दो। इसके अलावा उससे से ज्यादा पेट में दर्द होगा, इसके लिए शंखवटी, चंद्रबाबा, कनक सुंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। थोड़ा गर्म पानी से पेट की सिकाई करते हैं तो तुरंत उसका पेट दर्द भी कम हो जाता है। और चंद्रबाबा, शंखवटी, कनक सुंदर ये देते थे, उसकी पेट की मरोड़ रुक जाती है। इसके अलावा अयोग के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, एक तो पेट दर्द होगा या फिर उसका बस्ती पूरा बाहर नहीं आएगा। और इसके दोनों के लिए मैंने आपको चिकित्सा बता दी। मैंने जैसे बताया कि या किसी को थोड़ा सा वो देते समय किसी ने कैथेटर अच्छी तरह से, मतलब ये तो थेरेपिस्ट का दोष हो सकता है, कैथेटर अच्छी तरह से नहीं डाला, गैस ही उसमें पास कर दिया, तो पेशेंट को थोड़ा आगमन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। उसके लिए चंद्रबाबा, शंकरटी, कनक सुंदर। और पेट के लिए गर्म कपड़े का सिकाई, इससे उसका जो आगमन है वो चला जाता है। विकृति अगर वो ज्यादा ही, मैंने बोला अगर उसको टिप को अगर वो स्नेह नहीं लगाता है, बिना स्नेह लगाए हुए अगर वो बस्ती देता है कैथेटर से भी, या बस्ती पुटक अच्छी तरह से इंसर्ट नहीं करता है, तो बस्ती पुटक का दोष वो हो सकता है, ना कि वो बस्ती का दोष होता है। तो बस्ती पुटक भी अच्छी तरह से देना है। देते वक्त थोड़ा स्लोली दे दो, प्रॉपरली दे दो, अच्छी तरह से दे दो, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। आपके थेरेपिस्ट को बार बार समझाओ तो भी ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अति योग में मैंने जैसे बोला कि ज्यादा से ज्यादा उसको लूज मोशंस होने के बाद थोड़ा सा वीकनेस लगेगा, तो शतावरी कल्प जैसे द्रव्य है। थोड़ा पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा उसकी बीपी लो हो जाएगा तो थोड़ा सा उसको लेग राइज करके, हेड लो करके सुला के रखो, पेशेंट्स ठीक हो जाता है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आज तक नहीं हुए हैं, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। फिर भी उसको अगर अयोग हुआ तो उसको बस्ती दे दो। उसके अतिसार अगर होता है तो अतिसार की चिकित्सा करें। या मैंने जैसे बताया कि गुदत स्राव होता है, गुदत दाह होता है, तो जात्यदि तेल का बस्ती दे दो। ऊर्ध्वप्राति अगर हो गए तो अभ्यंग करके अनुलोम लगता है, हिंगवाष्टक चूर्ण जो है या पथ्यादि चूर्ण है, या पेशेंट्स को दे सकते हैं। कुछ सामान्य रूप से उपयोग हो जाने वाली बस्ती, शोधन बस्ती, दशमूलादि, एरणमूलादि और त्रिफलादि। राजयापन बस्ती जो है वो शोधन और ब्रोहन के लिए है। मध, सैंधव, स्नेह, कल्क, सिद्ध दुग्ध का आदि द्रव्यों का जो है वो रुक्षण, कटी, वंशन, उरु, जंघा, मूत्र व स्रोत संबंध व्याधि या वात व्याधि में है। माधुतेलिक जो बस्ती है, सुकुमार है, श्री है, बाल है, रुद्ध है, इसमें दोष हरण आपको करना है तो आप ये सिंपल माधुतेलिक बस्ती दे सकते हैं। शूल है, अनाह है, आमवात जन्य वेदना है तो आप चिंसा, गुड़, सैंधव, गोमूत्र, तिल वाला वैतरण बस्ती दे सकते हैं। स्थौल्यता नाशक के लिए त्रिफला काढ़े का बस्ती दे सकते हैं। सहचर तेल का अनुवासन दे सकते हैं। तिक्तक्षीर का बस्ती अस्थिगत, मैंने बोला धारण शक्ति अगर आपको बढ़ाना है, रसायन धातु पोषक करना है, धातु वर्धन करना है, पूरी धरा टू अस्थि धरा कला, दुग्ध घृत का तिक्त रस युक्त यह तिक्तक्षीर बस्ती है। बल बांस की वृद्धि करना है, आपको बीज को बढ़ाना है, ताकत देना है, तो मुस्तादी यापन जैसे बस्ती जो है वो बल को, मांस को, शुक्र को वृद्धि के लिए यूज होते हैं। वात प्रधान संधिशूल है, सहचर तेल, नारायण तेल दे दो। कोट्टम चुकादी, बला, अश्वगंधी तेल दे दो। अर्श है, जात्यादि, सहचर, चंदन, बला, लाक्षादि, व्रणरोपक तेल दो। कष्टार्तव नारायण तेल, सहचर तेल दे दो। प्रवाहिका में चिंसा लवन तेल दे दो अगर वो कफज या वातज है तो। अपस्मार में पंचगव्य घृत, महाकल्याण घृत। हिक्का का श्वास में सहचर तेल प्लस सैंधव, तेल प्लस सैंधव। पुरुषत्व है पेशेंट्स में तो अश्वगंधादि तेल, तिक्तक्षीर बस्ती प्लस नारायण तेल, अश्वगंधा घृत। अगर या चिकन सूप का बस्ती भी दे सकते हैं, मांस रस का, बादाम तेल का, अखरोट तेल का भी बस्ती दे सकते हैं। रुद्रसी है, विषगर्भ तेल, सहचर तेल, निर्गुंडी तेल। अत्यर्थ में यष्टि मधु तेल, पर्ण बीज स्वरस जो है या वासा स्वरस है, इसका भी आप बस्ती दे सकते हैं। पक्षाघात जैसे तकलीफ है उसमें महामास तेल, वचा तेल। मूत्राश्मरी जन्य शूल है उसमें तीर तेल, सहचर तेल, एरन तेल। कंपवात में महानारायण, महामास तेल। जनरली हम फीडबैक फॉर्म भी लेते हैं, हमारा रिसेप्शन कैसा रहा, कंसल्टेशन कैसा रहा, पंचकर्म डिपार्टमेंट कैसा रहा, हॉस्पिटल क्लीनिंग कैसा रहा। ये जनरली एनएबीएच को भी लगता है और अपने लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमें किस तरीके से ग्रो करना है। जिसको ग्रो करना है वो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन जिसमें अहम है, ईगो है,
ईगो दो तरीके से आता है, एक फेलियर से भी ईगो आता है और दूसरा सक्सेस से भी ईगो आता है। तो हमें इस ईगो को थोड़ा बाजू में रख के अगर पेशेंट्स के साथ अच्छा हम कम्युनिकेशंस करते हैं, संवाद करते हैं, पेशेंट्स को अपना दोस्त मानते हैं, पेशेंट्स को आपका फैमिली मेंबर मानते हैं, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ये हमारा आज तक का एक्सपीरियंस है। लेकिन हम पेशेंट्स को एक कस्टमर मानेंगे तो भी कस्टमर केयर इंपॉर्टेंट होती है, या पेशेंट्स को कोई तो भी मतलब पेशेंट ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसा एक हम स्टिग्मा लेके बैठेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। गूगल रिव्यू अगर आप देखेंगे तो 1200 के ऊपर निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल के गूगल रिव्यू है। आप कभी भी निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल को सर्च करो, फेसबुक में करो, इंस्टा में करो, या यूट्यूब पे करो, या गूगल पे करो, तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे लोगों ने लिखा है। ये लिखा नहीं, हमने लोगों से जुड़ने के बाद, उनको बताने के बाद, वो हमसे जुड़ने के बाद ये लिखते हैं। इसीलिए पंचकर्मा बस्ती करने के बाद जो पेशेंट्स रिव्यू देता है, तो 4.8 रिव्यू 1200 में सस्टेन करना इट्स नॉट अ जोक। और उसमें भी सिंपली एक दो निगेटिव रिव्यू है, वो भी कम्युनिकेशंस हमसे उनसे अच्छी तरह से नहीं हुआ, ये हम भी मानते हैं, और उसके वजह से ये दो तीन निगेटिव रिव्यू भी है अपने पास, ऐसा नहीं है। लेकिन 1200 में दो तीन निगेटिव रिव्यू मतलब 0.1% भी नहीं है। तो इतना होना तो भी चाहिए, क्योंकि अपने को इम्प्रूवमेंट करना है, इसीलिए निगेटिव रिव्यू भी अपने पास होना चाहिए। यूर इफर्ट्स टुडे आर द फाउंडेशन ऑफ टुमारो सक्सेस, ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको आयुर्वेद देने के लिए ही बैठा है, सिर्फ आप लेने के लिए, मतलब जितनी आपकी थैली बड़ी होनी चाहिए, जिसकी थैली में ही छेद है वो ज्यादा ले नहीं पाएगा। और थैली को अच्छा करना है तो हमें सातत्य से आयुर्वेद के प्रति सेवा करती रहनी चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो साईं बाबा बोलता है कि आप आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखो और पेशेंट के प्रति सबूरी रखो। ये दो चीजें अगर आप जिंदगी में करते हो, तो हमारे गुरुवर्य जो आव्हाड सर है, उन्होंने मेरी मैडम जो है अपने वैद्य सारिका लोंडे, उनके पास मतलब 2007 में गई थी, 2007 में गई थी, तो आज अराउंड 3 13 और 5 18 18 19 साल हो गए। तो उनके डायरी में सर ने एक चीज लिख के दी थी, वो यही थी कि आप आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखो और रुग्ण के प्रति सबूरी रखो, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। तो आज को मैं यही गुरु मंत्र आपको देता हूँ कि आप आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखो और रुग्ण के प्रति सबूरी रखो, तो आपको हमेशा 100% सक्सेस मिलेगा। आयुर्वेदा में भी सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य, असाध्य ये बोला हुआ है। तो एक रुग्ण फेल हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि सब रुग्ण फेल हो जाते हैं। मैंने बोला कि आपकी वहां पे कष्ट दिखना चाहिए, आपकी उसको ठीक करने का जुनून दिखना चाहिए। आप एलोपैथी में देखेंगे तो कितने रोग में ठीक होते हैं, लेकिन आपका जुनून अगर नहीं दिखा, आपका उसके ठीक करने के प्रति कष्ट नहीं दिखा, तो वो लोग आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे, वो आपको गाली देके दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो आप सिर्फ इतना करो कि रुग्ण के प्रति सबूरी रखो, उसको अच्छा काउंसिल करो, अच्छा कम्युनिकेशंस करो, और आपको आयुर्वेदा देने ही बैठा है। आज आयुर्वेदा ने 15 साल में जो रेंट लेके शुरू किया हुआ प्रैक्टिस था, आज आयुर्वेदा ने 50 बेड के लिए जो जगह लगती है वो खरीद के उसका लोन भी नील हो गया, अभी उसका काम शुरू होने जा रहा है। तो ये पॉसिबल है सिर्फ लोन के 15 साल में। तो और इसके अलावा तो बहुत कुछ दिया है, ये तो सिर्फ आपको मैंने इसके लिए बता दिया। पिच्छा बस्ती में जनरली हम शालमली रुंत भरड़ जो है वो यूज करते हैं, शालमली भरड़ जो है वो पिच्छा बस्ती में यूज करते हैं। थैंक यू ऑल। कोशिश किया है मैंने आज गुरु पूर्णिमा का कुछ तो एक संदेश देने का। मुझे लगता है आप सबने 300 के ऊपर वैद्यों ने इससे जुड़कर एक आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और मेरे प्रति सबूरी रखा, इसलिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद।